कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम है अकीरा, जो अकेले बैठकर पढ़ रहा होता है। तभी एक और स्टूडेंट जिसका नाम है नाना से उससे पूछता है कि क्या उसे इसेकाई कहानियाँ पसंद है। अकीरा कहता है कि वो बस वही पढ़ता है जो उसे फ्री में मिल जाता है। तभी वो कुछ लड़कों को बात करते सुनता है जो कह रहे होते हैं कि उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि अकीरा उनके क्लास में है। लेकिन अचानक उनके ऊपर एक पोर्टल दिखाई देता है और सभी अजीब से जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है। वहाँ एक बुढ़ा आदमी होता है जो बताता है कि राजा उनसे बात करना चाहता है। लेकिन जब स्टूडेंट सवाल पूछने लगते हैं तो वो उन्हें चुप रहने को कहता है। राजा उनसे कहता है कि वो लोग रेटिस किंगडम में है, जो ह्यूमन कंटिनेंट का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन वो भी डीमंस के अटैक से परेशान है। राजा समझाता है कि सिर्फ एक हीरो ही डीमन लॉर्ड को हरा सकता है, जो उनमें से चुना जाएगा। आखिर ये सुनकर खुश होता है क्योंकि ये बिल्कुल उसकी इसेकाई कहानियाँ जैसा है। वो बुढ़ा सबसे कहता है कि वो अपना हाथ इस क्रिस्टल बॉल पर रखे और अपने दिमाग में स्टेटस कहे ताकि सबकी एबिलिटीज दिखाई दे। एक स्टूडेंट उदास होता है क्योंकि वो हीरो नहीं निकला, लेकिन बुढ़ा कहता है कि शुरुआत के तौर पर उसके स्टेट्स काफी बेहतर है, तो वो हीरो की मदद करके भी इतिहास में नाम कमा सकता है। सब स्टूडेंट्स अपना स्टेटस चेक करते हैं और आकिरा देखता है कि उसे एसेसिन का रोल मिला है। नाना से कहता है कि ये उसके लिए सही रोल है क्योंकि क्लास के लोग तो ये तक नहीं जानते थे कि वो उनके साथ था। एक लड़का जिसका नाम है सातो, वो हीरो सिलेक्ट होता है। बुढ़ा कहता है कि उसका अटैक पावर बहुत ही ज्यादा है, लेकिन आकिरा इस बात से हैरान होता है कि उसके स्टेट्स उन सब से ज्यादा है। नाना से कहता है कि आकिरा को भी क्रिस्टल पर हाथ रखकर अपने स्टेट्स दिखाने चाहिए, लेकिन आकिरा सोचता है कि अगर उसके भयंकर स्टेट्स सबको पता चल गए तो उसके लिए मुश्किल हो सकती है। उसे तो ये भी यकीन नहीं है कि राजा जो कह रहा है वो सच है या नहीं, इसीलिए वो अपना एक स्किल कॉन्सील प्रेजेंस यूज करता है, जिससे वो अपने आप को इनविजिबल कर लेता है। वो सबसे चुप जाता है। बुढ़ा सभी से कहता है कि अब वो रात भर आराम करे, लेकिन आकिरा नोटिस करता है कि कैमरा लगी हुई है। उसे लगता है कि उन पर नजर रखा जा रहा है और यहाँ कुछ तो गड़बड़ जरूर है। रात में आकिरा निकल पड़ता है ताकि वो जगह का थोड़ा जांच कर सके। वो देखता है कि वो सच में एक अलग दुनिया में आ गया है। वो कैसल के ऊपर चढ़ जाता है और खुद अपने फुर्तीले एबिलिटीज देखकर हैरान होता है। तभी उसे राजा और राजकुमारी की बातें सुनाई देती है, तो वो अपना कॉन्सील प्रेजेंस स्किल इस्तेमाल करके छुप जाता है। राजा पूछता है कि क्या सब कुछ उनके प्लान के मुताबिक हो रहा है, और राजकुमारी कहती है कि हाँ, ये स्टूडेंट्स एक ऐसी दुनिया से आए हैं जहाँ मैजिक नहीं होता, तो वो कोई मुसीबत नहीं बनेंगे। राजा कहता है कि उन्हें कैसल के उस सीक्रेट कमरे में जाने मत देना, क्योंकि अगर वो लोग कुछ ज्यादा सीख लेंगे तो दिक्कत हो सकती है। आकिरा सोचता है कि ये दोनों कुछ गलत प्लान बना रहे हैं। जब वो राजा के बिल्कुल पीछे खड़ा होता है तो उसके दिमाग में आता है कि वो उसे अभी खत्म कर सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह आकिरा सोचता है कि क्या उसे सबको ये बताना चाहिए जो उसने कल रात सुना, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि सब उस पर यकीन कैसे करेंगे। सातो सबको कहता है कि वो लोग इस दुनिया में आने के बाद और ज्यादा पावरफुल हो गए हैं और अब वो राजा की मदद करना चाहता है। बाकी सब भी उसकी बात मान लेते हैं। फिर वो सब एक नाइट कमांडर से मिलते हैं जिसका नाम है सारान। वो कहता है कि वो ही उन्हें ट्रेनिंग देगा। वो उनसे कहता है कि 1 महीने बाद वो लोग एक डंजन में जाकर अपनी ताकत टेस्ट करेंगे, लेकिन उसे पता है कि सबको अभी तक इस दुनिया के रूल्स का कुछ पता नहीं। तभी आकिरा अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखता है, लेकिन सारान उसे देख लेता है, जो आकिरा को हैरान कर देता है क्योंकि उसने अपनी कॉन्सील प्रेजेंस बंद नहीं किया था। वो सोचता है कि क्या उसके स्किल का इफेक्ट खत्म हो गया, लेकिन सारान कहता है कि उसका स्किल अभी भी एक्टिव है, बस उसके पास ऐसी आंखें हैं जो टेम्परेचर में होने वाले बदलाव को देख सकती है। आकिरा लड़ाई के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन सारान कहता है कि शांत रहो, वो राजा को कुछ नहीं बताएगा। ये सुनकर आकिरा हैरान होता है और पूछता है कि क्या सारान राजा के साइड में नहीं है। सारान कहता है कि पूरा मामला कॉम्प्लिकेटेड है। आकिरा उससे कहता है कि वो महल के उस सीक्रेट तहखाने में जाना चाहता है क्योंकि उसे इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता। सारान पूछता है कि उसके कॉन्सील प्रेजेंस स्किल का लेवल क्या है। आकिरा कहता है कि वो मैक्स्ड आउट है, लेकिन उसके बाकी स्किल्स लेवल 1 पर है और उसे नहीं पता कि उन्हें कैसे बनाया जाता है। सारान कहता है कि वो उसे सिखाएगा, लेकिन ये भी बताता है कि आकिरा को वो चीज उस तहखाने में नहीं मिलेगी जो वो ढूंढ रहा है। ये सुनकर आकिरा सोचता है कि वो इस नई दुनिया में आने के बाद कितना एक्साइटेड रहा है, लेकिन फिर भी उसे अपने परिवार के पास लौटने का तरीका ढूंढना होगा। सारान कहता है कि उसे नहीं पता कि आकिरा अपनी दुनिया में कैसे वापस जा सकता है, लेकिन अभी उसके लिए सबसे जरूरी ये है कि वो पहले ताकतवर बने, क्योंकि तभी ही वो बचा रह पाएगा। आगे हम देखते हैं कि आकिरा फ्री में किसी से मदद लेना पसंद नहीं करता, तो सारान कहता है कि वो उसे मदद के बदले अपनी दुनिया की कहानियां सुना सकता है, क्योंकि उसे उस दुनिया के बारे में सीखना है। उसके बाद दोनों अपनी ट्रेनिंग शुरू करते हैं और आकिरा सोचता है कि क्या सच में ये ट्रेनिंग उसके स्किल लेवल को बढ़ाने में मदद करेगी। सारान बताता है कि किसी का क्लास लेवल तभी बढ़ता है जब वो मॉन्स्टर्स को हराता है, लेकिन स्किल्स को ट्रेनिंग के जरिए इम्प्रूव किया जा सकता है। वो ये भी बताता है कि इंसानों और डीमंस के अलावा उनके दुनिया में एल्व्स और बीस्ट ह्यूमन भी होता है, लेकिन सब अलग अलग राज्य पर रहता है। आकिरा भी अपनी दुनिया के बारे में उसे बताता है। तभी एक नाइट जिसका नाम है गिलिस सारान के पास आता है और कहता है कि बाकी स्टूडेंट्स पे अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन वो कंप्लेन करता है कि उसका काम का बोझ बहुत ज्यादा है क्योंकि सारान सिर्फ आकिरा पर फोकस करता है। वो कहता है कि आकिरा की दुनिया की कहानियाँ काफी इंटरेस्टिंग है। सारान गिलिस को कहता है कि आकिरा का कॉन्सिल प्रेजेंस स्किल मैक्स लेवल का है। ये सुनकर गिलिस हैरान होता है क्योंकि अब तक सिर्फ पहले हीरो ने ही ऐसा किया था। कुछ देर बाद आकिरा आता है और सारान को एक किताब दिखाता है जो उसे उस सीक्रेट कमरे में मिले थे।
सारान बताता है कि वो किताब उसने लिखी थी और उसे एक रेसिपी बुक के रूप में छुपा के रखा था, लेकिन उसे यकीन था कि आकिरा उसे ढूंढ लेगा। वो कहता है कि उनका राजा अपना दिमाग खो चुका है, इसीलिए वो बस चुप रहकर नहीं देख सकता जो आगे होने वाला है। लेकिन नाइट्स पर रॉयल फैमिली का बहुत बड़ा एहसान है। आकिरा कहता है कि जब उसने वो किताब पढ़ी थी तो उसे समझ आया कि सारन चाहता है राजा इस किंगडम को भविष्य में एक अच्छे रास्ते पर ले जाए, लेकिन आकिरा सोचता है कि अगर वो चाहे तो राजा को खत्म करना आसान होगा क्योंकि उसका इस दुनिया से कोई रिश्ता नहीं है। वो ये भी बताता है कि जिस रात उन्हें यहाँ बुलाया गया था उसने छुप कर राजा के स्टडी रूम में घुसकर उसे मारने का मौका पा लिया था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। सारान कहता है कि उसने सही फैसला लिया क्योंकि किसी का जान लेना एक बहुत बड़ा बोझ होता है। वो ये भी कहता है कि भले ही आकिरा को एसेसिन क्लास मिली हो, इसका मतलब ये नहीं कि उसे किसी को खत्म करना ही होगा। आकिरा उससे सहमत होता है क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने कभी किसी की जान ले तो उसकी माँ और बहन कभी उसे माफ नहीं करेंगे। वो सारान से पूछता है कि वो उसकी मदद क्यों कर रहा है। सारान कहता है कि उसे आकिरा से बहुत उम्मीद है क्योंकि वो सबके रास्ते पर चलने के बजाय अपनी सोच से एक अलग रास्ता चुन रहा है। वो कहता है कि ऐसा सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ सहा हो। आकिरा उससे कहता है कि वो पहला इंसान है जिसने उसकी तारीफ की है। तब सारान उससे कहता है कि बदले में वो उसकी मदद करे उसके प्लान को कामयाब बनाने में। एक महीने बाद सारान स्टूडेंट्स को डंजन ले जाता है। आकिरा हैरान होता है इतने सारे लोगों को देखकर जो उन्हें गुड बाय कहने आए थे। वहाँ वो एक लड़की को देखता है जो उन्हें खो रही होती है, तो वो पूछता है कि क्या हुआ। लड़की गुस्से में कहते हैं कि सब उन्हें हीरोज के जैसा ट्रीट कर रहे हैं। वो बताते हैं कि उन्हें बुलाने के लिए बहुत कुछ कुर्बान किया गया था, लेकिन आकिरा को समझ नहीं आता कि वो क्या कह रही है। लड़की कहती है कि जब उसे खुद सच पता चलेगा तब वो दोबारा बात करेगी। जब वो डंजन पहुँचते हैं तो वो मॉन्स्टर से लड़ना शुरू करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें मुश्किल होने लगते हैं। आकिरा सजेस्ट करता है कि उन्हें पीछे हट जाना चाहिए और सारान उससे सहमत होता है। सारान अपनी डिवाइन स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके रास्ता साफ करता है और सब एग्जिट की तरफ भागते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें मॉन्स्टर्स का एक ग्रुप मिलता है। सातो याद करता है कि राजकुमारी ने उसे एक स्मोक बॉम्ब दिया था मॉन्स्टर्स को दूर रखने के लिए, लेकिन जैसे वो उसे यूज करता है मॉन्स्टर्स और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। गिलिस और आकिरा वहाँ पहुँचता है और गिलिस हैरान होता है एक मॉन्स्टर को स्टूडेंट्स पर अटैक करते देखकर। आकिरा तुरंत उसकी तरफ दौड़ता है। वो उसके अटैक से बच जाता है और उसके गले में तलवार घुसाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी तलवार टूट जाती है क्योंकि उस जानवर की स्किन बहुत ज्यादा मजबूत होती है। सातो उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन आकिरा उसे रोकता है क्योंकि उसके हाथ बेकार हो चुके होते हैं। वो कहता है कि हीरो होने के नाते ये उसका फर्ज है कि वो सबकी रक्षा करे, लेकिन आकिरा कहता है कि वो सब अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। सातो अपना होश खोना शुरू कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि वो हीरो के रूप में फेल हो गया है। आकिरा एक लड़की से कहता है कि वो अपना स्पेल सातो पर यूज करे। तब तक वो खुद इस मॉन्स्टर से लड़ने जाता है। वो सोचता है कि अब उसे अपना सीक्रेट स्किल इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि अब उसे अपनी पूरी शक्ति लगानी है। सारान उसे कहता है कि वो उसके सिग्नल का इंतजार करे। सारान का शरीर चमकने लगता है और वो मॉन्स्टर पर लाइटनिंग स्ट्राइक करता है। तब आकिरा अपना शैडो मैजिक एक्टिवेट करता है। मॉन्स्टर उस पर अपनी एक्स से वार करता है, लेकिन आकिरा अपनी शैडो स्पाइक से उसे छेड़ देता है और उसे अंधेरे में खींच लेता है। वो उसका सर काटने में सफल हो जाता है, लेकिन फिर उसका मैजिक कंट्रोल से बाहर होने लगता है। सारान उसे शांत करता है। जब वो वापस महल आते हैं, सारान आकिरा का शुक्रिया करता है उन सबकी जान बचाने के लिए, लेकिन आकिरा कहता है कि सारान ही था जिसने उसके मैजिक को कंट्रोल किया। सारान बताता है कि वो स्पेल आकिरा के शरीर पर असर डालते हैं, इसलिए चाहे वो अभी कितना भी ताकतवर क्यों न हो, उसे वो स्पेल सिर्फ तभी इस्तेमाल करना चाहिए जब और कोई रास्ता ना हो। सारान उसे कटाना देता है जो पहले हीरो ने बनवाई थी। आकिरा हैरान होता है कि उसने सातो को क्यों नहीं दी। सारान कहता है कि वो नहीं चाहता कि राजा को इसके बारे में पता चले क्योंकि उसने ये कटाना रॉयल आर्मरी से छुप कर ली थी। वो बताता है कि कटाना का नाम उसके कवर पर लिखा है, लेकिन वो उसे पढ़ नहीं सकता। आकिरा कहता है कि वो ये भाषा जानता है क्योंकि वो जापानीज में लिखा होता है। आकिरा एक मैसेज पढ़ता है जो पहले हीरो ने छोड़ा था। उसमें लिखा होता है कि वो चाहता है कि कटाना अपने सही मालिक तक पहुंच जाए। आकिरा सोचता है कि काश वो उसे मिल पाता। अभी भी वो सातो की चिंता करता है क्योंकि उस पर लगा हुआ श्राप बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। सारन कहता है कि शायद वो जानता है कि इसके पीछे कौन है। रात को हम देखते हैं कि राजकुमारी एक क्रिस्टल का इस्तेमाल करके सातो पर श्राप डाल रहे होते हैं, लेकिन तभी आकिरा उसके पीछे आ जाता है और उस क्रिस्टल को 2 टुकड़ों में काट देता है। वो उससे पूछता है कि इसने सातो को क्यों श्रापित किया, लेकिन राजकुमारी कुछ बताने से मना कर देते हैं। जाते हुए आकिरा उसे छोड़ देता है। उसके जाने के बाद राजकुमारी एक अलमारी खोलती है जिसमें बहुत सारे क्रिस्टल्स रखे होते हैं। वो प्लान कर रही होते हैं कि इन्हें सब स्टूडेंट्स पर यूज करेगी। इसके बाद आकिरा सारान को बताता है कि उसका शक सही निकला। सारान पूछता है कि क्या उसने राजकुमारी के सामने अपना चेहरा दिखाया था। आकिरा कहता है कि हाँ, उसने कोशिश की थी उससे जानकारी लेने की, लेकिन राजकुमारी ने सीधा जवाब नहीं दिया। सारान कहता है कि वो तो बस राजा की कठपुतली है और आकिरा को कहता है कि आज रात उसे महल में नहीं रुकना चाहिए क्योंकि राजकुमारी हीरो के अलावा हर स्टूडेंट पर श्राप डालने वाले हैं। लेकिन वो आकिरा पर नहीं डाल सकते क्योंकि उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए वो कोशिश करेगी कि आकिरा को खत्म कर दे। आकिरा पूछता है कि सारान उसे डांट क्यों नहीं रहा कि उसने अपनी पहचान दिखाई। सारान मुस्कुराकर कहता है कि बच्चे गलतियां करते ही हैं और उनकी गलतियों का जिम्मा बड़े लोगों का होता है। आकिरा कहता है कि काश उसके दुनिया में भी ऐसे लोग होते। सारान मजाक में कहता है कि जब आकिरा अपनी दुनिया वापस जाए तो उसे भी साथ ले चले क्योंकि उसे भी देखना है कि वो दुनिया कैसे
कैसे होते हैं। अगली सुबह आकिरा उठकर देखता है कि सारे स्टूडेंट्स बाहर इकट्ठा हुए हैं। जब वो चेक करने जाता है तो उसे झटका लगता है देखकर कि सारन को मार दिया गया है। सब लोग आकिरा को दोष देते हैं क्योंकि सारन को उसी डैगर से मारा गया था जो आकिरा के पास था। राजा तुरंत आदेश देता है कि उसे पकड़ा जाए, लेकिन आकिरा अपनी कॉन्सिल प्रेजेंस स्किल का इस्तेमाल करके गायब हो जाता है। वो गिलिस के पास जाता है जो उसे बताता है कि सारन को राजा के खास असेसिन्स नाइट रेवेंस ने मारा है, लेकिन सारन ने अपने कमरे में आकिरा के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन छोड़े है जिसे लेकर उसे यहाँ से भाग जाना चाहिए। रात को राजकुमारी राजा से कहते हैं कि उसने हीरो के अलावा सब स्टूडेंट्स पर श्राप डाल दिया है। अब उन्हें बस एक वजह चाहिए उनके पड़ोसी देश पर हमला करने की। राजा कहता है कि ये स्टूडेंट्स उसके लिए एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है और उसे लगता है कि आकिरा ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी वो राजकुमारी को कहता है कि नाइट रेवेंस को भेजकर आकिरा का पीछा कराए। आकिरा एक डंजन की तरफ निकलता है क्योंकि सारन ने उसे बताया था कि वहाँ छुपना सबसे बेहतर रहेगा और वही उसके क्लास लेवल बढ़ाने का सबसे तेज तरीका भी है। लेकिन उसने चेतावनी दी थी कि उसका कॉन्सीलमेंट स्किल हाई लेवल मॉन्स्टर से उसे नहीं छुपा पाएगा क्योंकि उनकी सिक्स सेंस कमाल के होते हैं। सारन ने उसे कहा था कि अगर वो अपनी असैसिनेशन स्किल को लेवल अप कर लेगा तो वो अपनी खुशबू, चलने की आवाज और शरीर की एनर्जी तक को छुपा पाएगा, तब मॉन्स्टर्स उसे नहीं ढूंढ पाएंगे। उसने कहा था कि ये रास्ता मुश्किल होगा, लेकिन जब उसका क्लास लेवल 100 तक पहुंच जाएगा तो उसे एक खास स्किल मिलेगी। सारा ने ये भी कहा था कि हर 10th फ्लोर पर एक बॉस मिलेगा जिसे हराना होगा। जब आकिरा अपने पहले बॉस रूम में पहुंचता है तो उसे किमेरा दिखाई देता है। जैसे वो खुजता है किमेरा तुरंत उस पर हमला कर देता है। आकिरा उसके पंजों से बच जाता है, लेकिन उसकी पूंछ से निकलने वाला जहरीला अटैक उसे चोट पहुंचा देता है और वो जमीन पर गिर जाता है। किमेरा उसके शरीर को अपने पंजों से छेड़ देता है और उसे दूर फेंक देता है। आकिरा जानता है कि अगर वो यहाँ मर गया तो सारन का बदला नहीं ले पाएगा, इसलिए वो अपना शैडो मैजिक एक्टिवेट करता है जिससे वो किमेरा के टुकड़े टुकड़े कर देता है। लेकिन आकिरा खुद भी बहुत बुरी हालत में होता है। उसका शैडो मैजिक अपने आप रिकवरी मोड में चला जाता है और उसे हील करना शुरू करता है। दूसरी तरफ सातो कहता है कि उन्हें डीमन लॉर्ड से लड़ने जाना चाहिए, लेकिन बाकी सब मना करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आकिरा ने ही सरन को मारा है। सातो समझ जाता है कि वो सब राजकुमारी के श्राप के अंदर है जैसे गिलिस ने बताया था, इसलिए वो अकेले ही निकलने का फैसला करता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स उसके साथ चलने का फैसला करते हैं। शहर से निकलने के बाद सातो सोचता है कि ये लोग उसके साथ क्यों आए। तब एक लड़की यूकी कहती है कि हम सब उन लोगों में से है जो राजकुमारी के श्राप के प्रभाव में नहीं है। दूसरा स्टूडेंट आसाहिना कहता है कि शायद ये उसकी वजह से हुआ क्योंकि उसे धुंधला धुंधला याद है कि उसने किसी अजीब कमरे में कुछ क्रिस्टल्स तोड़ दिए थे। हमें ये भी पता चलता है कि असल में गिलिस ने अपने मैनिपुलेशन स्किल का इस्तेमाल करके आसाहिना को कंट्रोल किया था उन क्रिस्टल्स को तोड़ने के लिए, क्योंकि ये सरन का आखिरी आदेश था। आसाहिना कहता है कि उसे आकिरा को ढूंढना होगा। इसी बीच आकिरा को एक सपना आता है जिसमें उसे याद आता है जब उसकी मुलाकात आसाहिना से हुई थी, जब वो एक पार्ट टाइम जॉब कर रहा था। उसने आसाहिना से कहा था कि स्कूल में कभी किसी को इसके बारे में मत बताना। आकिरा बताता है कि वो नहीं चाहता कि उसकी बहन को पता चले कि वो काम करता है। फिर दोनों एक फोटो देखते हैं जिसमें उनके बहनें होते हैं और उन्हें एहसास होता है कि उनकी बहनें तो असल में दोस्त है। जब आकिरा उठता है तो वो हैरान होता है देखकर कि उसके सारे घाव ठीक हो गए हैं। जब वो अपना स्टेटस खोलता है तो उसे पता चलता है कि उसके स्टेट्स बढ़ गए हैं। वो हैरान होता है कि उसका शैडो मैजिक भी 2 लेवल बढ़ गया है, जबकि उसने सिर्फ उसे एक बार ही इस्तेमाल किया था। उसे लगता है कि शायद इसी वजह से उसके लिए उसे कंट्रोल करना आसान हो गया था। आगे बढ़ते हुए उसकी मुलाकात एक स्लाइम से होते है। वो उसे काट देता है, लेकिन उसे हैरानी होते देखकर कि उसके अंदर एक एल्फ लड़की है जिसका नाम एमिलिया है। आकिरा एक स्किल वर्ल्ड आइज का इस्तेमाल करके उसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सामने इतनी ज्यादा चीजें आ जाते हैं कि वो परेशान हो जाता है। तुरंत वो स्किल कैंसिल कर देता है और सोचता है कि उसे इतनी खतरनाक स्किल का यूज नहीं करना चाहिए। थोड़ी देर बाद एमिलिया होश में आती है और कहती है कि वो ठीक है, लेकिन आकिरा को यकीन नहीं होता क्योंकि उसका एज पे सिर्फ 2% बचा होता है। उसे ये भी दिखाई देता है कि एमिलिया के पास पे वर्ल्ड आइज स्किल है। जब वो उसे उसके नाम से बुलाती है तो आकिरा कहता है कि उसे कम से कम इतना मैनर्स तो दिखाना चाहिए कि उसका नाम पूछे, भले ही उसे उसका नाम और स्टेटस दिख रहा हो। तभी अचानक एमिलिया बेहोश हो जाते हैं और आकिरा समझ आता है कि उसे तेज बुखार है, इसीलिए वो उसकी देखभाल करता है। जब एमिलिया को होश आता है तो उसका पेट गुड़गुड़ करता है। आकिरा कहता है कि उसे आराम करना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि भूख के चलते वो सो नहीं पा रहे। आकिरा उसे खाना देता है। वो पूछते हैं कि उसने एक बीमार इंसान की देखभाल करना कहाँ से सीखा। आकिरा कहता है कि उसे आदत है क्योंकि वो अपनी माँ का ख्याल रखता था जो हमेशा बीमार रहते हैं। एमिलिया देखते है कि आकिरा ने एक पत्थर पर कुछ लिखा है, तो वो पूछते हैं कि ये क्या है। आकिरा कहता है कि ये उस फ्लोर का नंबर है जहाँ वो अभी है। उसे याद आता है कि आकिरा ने पहले कहा था कि वो 75th फ्लोर पर है, तो वो पूछते हैं कि वो 69 फ्लोर पर क्यों आ गए। आकिरा कहता है कि क्योंकि यहाँ पानी की कोई कमी नहीं है। एमिलिया शक करते हैं और पूछते हैं कि उसने उसके साथ कुछ गलत तो नहीं किया जब वो बेहोश थे। आकिरा तुरंत कहता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया और उसे सोने को कहता है। एमिलिया कहते हैं कि चाहे वो एक रॉयल परिवार से है, लेकिन कभी किसी ने उसकी इतनी अच्छी देखभाल नहीं की और दोनों सो जाते हैं। अगले दिन वो दोनों 80th फ्लोर की तरफ बढ़ते हैं जहाँ एमिलिया उसकी मदद करते हैं मॉन्स्टर से लड़ने में, लेकिन आकिरा समझ नहीं
नहीं पाता कि वो उसका पीछा क्यों कर रही है, जबकि वो अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। एमिलिया कहते हैं कि वो भी बस उसी दिशा में जा रही है। आकिरा कहता है कि अगर कुछ हो गया तो वो उसे बचाएगा नहीं, लेकिन एमिलिया कहते हैं कि उसे किसी की जरूरत नहीं है, वो अपना ख्याल रख सकते हैं। जब वो बॉस के कमरे में घुसता है, एक ड्रैगन उन पर आग फेंककर हमला करता है, लेकिन दोनों मुश्किल से बच जाता है। आकिरा अपने आप को छुपा लेता है और एमिलिया ड्रैगन पर अपनी ग्रेविटी मैजिक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ड्रैगन फिर भी आकिरा को मार देता है। एमिलिया कहते हैं कि वो उसके माना को ट्रेस कर रहा है, इसलिए उसे अपनी मैजिक को आसपास के माहौल में मिला देना चाहिए। आकिरा कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। फिर वो अपनी डार्क मैजिक से ड्रैगन पर हमला करता है और अपने तलवार से उसकी आँख चीर देता है, जिससे ड्रैगन जमीन पर गिर जाता है। आकिरा कहता है कि उसने आसपास के माना का यूज करके ड्रैगन को हरा दिया। एमिलिया हैरान होते हैं देखकर कि वो ऐसा भी कुछ कर सकता है, लेकिन तब ड्रैगन चमकने लगता है और एक बिल्ली में बदल जाता है, जिससे दोनों छौंक जाते हैं। एमिलिया कहते हैं कि वो अभी भी जिंदा है और बताते हैं कि उसके पास शेप शिफ्टर स्किल है। वो कहते हैं कि एक असली ड्रैगन इतनी आसानी से नहीं हारता, जिससे आकिरा को शक होता है कि क्या एमिलिया अपनी वर्ल्ड डाई स्किल का यूज कर रही है। एमिलिया पूछते हैं कि आकिरा उसे क्यों यूज नहीं करता, तो आकिरा कहता है कि वो उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। बिल्ली कहते हैं कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि वो हार गई। वो बताती है कि उसने ड्रैगन का रूप से मजाक के लिए लिया था, लेकिन बात थोड़ी ज्यादा बढ़ गई। आकिरा हैरान होता है कि वो बोल सकती है। बिल्ली कहते हैं कि उसे जानवर की तरह मत देखो, क्योंकि उसे डीमन लॉर्ड ने बनाया था एक बहुत जीनियस प्राणी के रूप में। वो कहते हैं कि आकिरा जैसे जवान लड़के को कुछ नहीं पता। आकिरा उसे उसकी हालत याद दिलाता है, लेकिन बिल्ली कहते हैं कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसका काम डीमन लॉर्ड का संदेश देना था। फिर वो उठती है और कहते हैं कि डीमन लॉर्ड आकिरा का इंतजार कर रहा है अपने महल में, जिससे आकिरा हैरान हो जाता है कि डीमन लॉर्ड उसे कैसे जानता है। बिल्ली कहते हैं कि उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता। फिर वो जमीन पर ले जाते हैं और कहते हैं कि आकिरा उसे खत्म कर दे, क्योंकि उसने अपना काम पूरा कर लिया। लेकिन आकिरा उसे मारने से मना कर देता है, क्योंकि उसका मानना है कि सारे डीमंस बुरे नहीं होते। एमिलिया कहते हैं कि अगर उन्होंने बिल्ली को खत्म नहीं किया तो बॉस रूम का दरवाजा नहीं खुलेगा, लेकिन आकिरा फिर भी उसे मारने से इनकार कर देता है। कहता है कि उसे बिल्लियाँ पसंद है। बिल्ली पूछते हैं, तो क्या तुम दोनों यहाँ भूख से मरने के लिए तैयार हो? आकिरा सोचता है कि जरूर इस कमरे से बाहर निकलने का कोई और रास्ता होगा। एमिलिया कहते हैं कि हाँ, अगर वो उस बिल्ली के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना ले तो वो दोनों यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन बिल्ली कहते हैं कि ऐसा करने के लिए उस आदमी को अपना माना अच्छे से कंट्रोल करना आना चाहिए, और उसके हिसाब से आकिरा के पास वो क्षमता नहीं है। एमिलिया बताते हैं कि जो अटैक आकिरा ने यूज किया था वो सिर्फ पहले हीरो ने कर दिखाया था, इसलिए उसे पूरा यकीन है कि आकिरा कॉन्ट्रैक्ट बनाने का प्रोसेस शुरू कर सकता है, पर ये पक्का नहीं है कि वो सफल होगा या नहीं। आकिरा पूछता है कि अगर वो फेल हो गया तो क्या होगा? बिल्ली कहते हैं कि दोनों मर भी सकते हैं, लेकिन आकिरा कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता और वो ये करने का फैसला कर लेता है। एमिलिया समझ नहीं पाते कि आकिरा एक बिल्ली के लिए इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रही है, जब वो उसे खत्म करके आगे बढ़ सकता था। पर आकिरा कहता है कि उसने अपना फैसला कर लिया है। बिल्ली कहते हैं, जो करना है करो, पर बाद में मुझे कुछ मत कहना। और आकिरा गुस्सा हो जाता है क्योंकि बिल्ली अपनी जान की परवाह नहीं करते। बिल्ली कहते हैं कि अगर वो जिंदा भी रहेगी तो भी क्या ही अच्छा होने वाला है। आकिरा एमिलिया से पूछता है कि रिचुअल कैसे शुरू करे। एमिलिया कहते हैं कि उसे बिल्ली को एक नाम देना होगा। आकिरा उसका नाम योरो रखता है। फिर एमिलिया कहते हैं कि उसे अपना माना योरो में डालना होगा, लेकिन उसे चेतावनी देते हैं कि एक बार रिचुअल शुरू करने के बाद वो इसे रोक नहीं पाएगा। आकिरा कहता है कि वो नहीं मरेगा। जब आकिरा अपना माना योरो में डालने लगता है तो वो अचानक अपने आप को योरो के मन के अंदर पाता है। वहाँ वो देखता है कि योरो एक गांव को बर्बाद कर रहा है। आकिरा उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन योरो उस पर एक एनर्जी बीम छोड़ देता है और कहता है कि अगर आकिरा उसे खत्म नहीं करेगा तो उसकी आत्मा वहीं पर नष्ट हो जाएगी। योरो अपने पंजे से उस पर हमला करता है और आकिरा के असली शरीर से भी खून निकलने लगता है, जिससे एमिलिया परेशान हो जाते हैं। आकिरा योरो पर एक अटैक करता है और योरो समझता है कि अब आकिरा सच में लड़ रहा है। तब योरो अपना रूप बदलने लगता है, लेकिन आकिरा जानबूझकर उसके पंजे से चिढ़ जाता है। आकिरा कहता है, मैं तुम्हें खत्म नहीं करूंगा। उसे ये भी मालूम है कि योरो भी उसे मारना नहीं चाहता। योरो कहता है कि एक मॉन्स्टर होने के नाते दूसरे जीवों को नुकसान पहुंचाना उसका काम है, लेकिन आकिरा कहता है कि उसे पता है योरो इस तरह जीने से थक गया है। आकिरा कहता है कि वो योरो का ख्याल रखेगा और उसे दोबारा ऐसी तबाही मचाने नहीं देगा। ये बात सुन के योरो शांत हो जाता है और आकिरा सफलता से वो कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है। जब आकिरा होश में आता है वो अपना हाथ योरो पर रखता है और उसके शरीर पर बना निशान बदल जाता है। एमिलिया कहते हैं कि इसका मतलब है अब उनकी आत्माएं एक दूसरे से जुड़ गई है। योरो अपने वफादारी आकिरा के सामने रखता है और उनके सामने एक टेलीपोर्टेशन सर्कल दिखाई देता है। आकिरा सोचता है आगे बढ़ने के बारे में, लेकिन उसे याद आता है कि योरो अब भी घायल है। योरो कहता है कि वो सर्कल तब तक खत्म नहीं होगा जब तक वो उसके अंदर से ना गुजरे, इसीलिए उन्हें थोड़ा रुककर उसे रिकवर होने देना चाहिए। एमिलिया कहते हैं कि टाइम पास के लिए उन्हें बातें करनी चाहिए। योरो इस बात से सहमत होता है, कहता है कि इससे उन्हें एक दूसरे को बेहतर समझने का मौका मिलेगा। उधर सातो और उसके साथी एक नए शहर पहुँचते हैं, लेकिन वो हैरान हो जाते हैं देखकर कि वो बिल्कुल जापान जैसा दिखता है। सब नए कपड़े पहनते हैं और वहाँ का खाना एंजॉय करते हैं, लेकिन सातो कहता है कि उन्हें अपनी सिचुएशन पर बात करनी चाहिए। वो कहता है कि सबसे पहले उन्हें एक काम ढूंढना होगा। नाना से कहता है कि उन्हें किसी गिल्ड में रजिस्टर कर लेना चाहिए और एडवेंचरर बन जाना चाहिए। सातो उससे सहमत होता है और सबको कहता है कि उन्हें इस दुनिया के बारे में ज्यादा जानकारी भी इकट्ठा करनी चाहिए। उनमें से एक दाइसुके पूछता है कि क्या कोई ऐसा
ऐसा किताब है जिसमें लिखा हो कि वो अपनी दुनिया में वापस कैसे जा सकता है। सातो कहता है कि इसका एक ही रास्ता है, डीमन लॉर्ड को हराना। वो कहता है कि राजा और राजकुमारी जरूर जानते हैं कि उन्हें वापस कैसे भेजना है, क्योंकि वही तो थे जिन लोगों ने उन्हें समन किया था। अगर वो डीमन लॉर्ड को हरा देंगे तो उनके साथ बातचीत करके वापस जाने का रास्ता मिल सकता है। सातो कहता है कि उन्हें डीमन लॉर्ड के राज्य पर जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहिए, लेकिन आसाहिना उसकी बात से सहमत नहीं होता। वो कहता है कि उन्हें यहाँ रुकना चाहिए जब तक उनकी मुलाकात आकिरा से नहीं होती। उसका मानना है कि आकिरा सबसे ज्यादा पावरफुल है और उसके बिना डीमन लॉर्ड से लड़ना बेवकूफी होगी। हर किसी की आकिरा के बारे में अलग अलग राय होते हैं, इसीलिए सब सातो से कहते हैं कि वही डिसाइड करे। सातो सोचता है कि आकिरा उनके साथ टीम नहीं बनाएगा, क्योंकि बचपन से स्कूल में एक साथ होने के बावजूद भी आकिरा उसे पहचान तक नहीं पाता। सातो जानता है कि सिर्फ हीरो की होली स्वॉर्ड ही डीमन लॉर्ड को हरा सकते हैं, जिसका मतलब है कि सबको मिलकर काम करना होगा। लेकिन उसे लगता है कि आकिरा उनमें दिलचस्पी नहीं लेगा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा ताकतवर है। वो सोचता है कि उन्हें सिर्फ तभी आकिरा के साथ काम करना चाहिए जब वो उसके जितने पावरफुल हो जाए, और वो डिसाइड करता है कि वो वही रुकेगा जब तक एरिया के मॉन्स्टर्स इतने स्ट्रॉन्ग ना हो जाए कि उनके साथ ट्रेनिंग कर सके। यहाँ डंजन के अंदर एमिलिया बताती है कि उसे अपने होम टाउन से भागना पड़ा था। जब लोग उस तक पहुँच गए तो उसने अपने ग्रेविटी मैजिक का यूज करके पहाड़ के किनारे को तोड़ दी और उनसे बच गए। वो नदी में गिर गए और पानी के साथ बहकर एक किनारे पहुँच गए, जहाँ उसे एक डार्क स्लाइम ने निकल लिया। जब वो होश में आई तो उसने आकिरा को देखा, पर इन सब में उसे कोई अफसोस नहीं था, क्योंकि इसी की वजह से उन दोनों की मुलाकात हुई। आकिरा उसे कहता है कि उसे वापस जाकर सब कुछ ठीक करना चाहिए। उसे पता है कि उसकी छोटी बहन को उससे प्रॉब्लम है, इसीलिए एमिलिया को उससे बात करनी चाहिए। पर एमिलिया सोचती है कि मुमकिन नहीं। आकिरा उसे बताता है कि एक बार उसने अपने बहन के लिए एक नया फोन खरीदा, पर उसकी बहन गुस्सा हो गई, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि आकिरा सिर्फ उसके लिए इतनी मेहनत करे। तब उनके माँ ने उससे कहा कि ये सब इसलिए है क्योंकि आकिरा उससे प्यार करता है। वो एमिलिया को कहता है कि चाहे हम अपने लोगों से लड़ ले, पर दिन के अंत में वो हमारे परिवार ही रहता है। आकिरा चाहता है कि वो अपनी माँ और बहन को देख सके, लेकिन वो तब तक लौटना नहीं चाहता जब तक वो सारन का बदला नहीं ले लेता। अचानक उसके आसपास डार्क एनर्जी दिखाई देती है, लेकिन वो खुद को संभाल लेता है। हीरो उससे कहता है कि अपने बदले की भावना पर कंट्रोल रखे। वो लोग बताते हैं कि उन्होंने बेसहारन के बारे में सुना है। आकिरा अपने ग्लव्स पहनकर यूरो के साथ खेलने लगता है ताकि माहौल थोड़ा हल्का हो जाए। वो यूरो को प्यार से सहलाता है, पर यूरो उसे कहता है कि सिचुएशन को थोड़ा सीरियसली लो, क्योंकि अगर एक मर गया तो दूसरा भी मर जाएगा। लेकिन उनके बीच कॉन्ट्रैक्ट की वजह से वो चाहे जितनी दूर हो एक दूसरे से बात कर सकते हैं, क्योंकि उनकी सोल्स अब आपस में जुड़ गई है। एमिलिया ये सुनकर थोड़ा जेलस महसूस करते हैं, तो आकिरा कहता है कि वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यूरो अब उसका पेट है। जब वो टेलीपोर्टेशन सर्कल के पास जाने के लिए रेडी होते हैं, एमिलिया कहते हैं कि उसने सुना है ये सर्कल उन्हें उस जगह ले जाता है जहाँ उनमें से कोई जाना चाहता हो, पर उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ टेलीपोर्ट होंगे। बस इतना काफी है कि वो आकिरा के साथ हो। आकिरा सोचता है कि शायद ये उसे उसकी दुनिया वापस भेज दे, पर फिर वो उस मामले को साइड में रख देता है, क्योंकि अभी लौटने का सही समय नहीं है। वो दोनों एल्फ्स के देश में टेलीपोर्ट हो जाता है, जिसे देखकर एमिलिया चौंक जाता है, पर एक एल्फ उस पर तीर छोड़ देता है, तो आकिरा उसकी रक्षा करता है। आकिरा तुरंत उस एल्फ के पास पहुंचकर उसे धमकाता है कि अगर वो नहीं रुका तो वो उसे मार देगा। एल्फ कहता है कि एमिलिया का वहाँ कोई जगह नहीं है, तो उसे फिर से भाग जाना चाहिए, पर आकिरा उसे बेहोश कर देता है। वो देखता है कि उन्हें खेल लिया गया है, और एमिलिया की बहन रोज कहती है कि एमिलिया को उसकी गुनाहों की कीमत चुकानी पड़ेगी। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एमिलिया वॉक पर जा रहे थे और उसने देखा कि रोज नाइट्स के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे, जहाँ वो उन्हें आसानी से हरा देते हैं। उसका अटेंडेंट उसे याद दिलाता है कि वो अगला लीडर बनने वाले हैं, पर उसका फियोंसे लियाम एंगेजमेंट तोड़ना चाहता है। रोज कहती है कि इसीलिए है क्योंकि एमिलिया एक चाइल्ड ऑफ लाइट है और उस पर एक भयानक गुनाह का इल्जाम लगता है। आकिरा पूछता है कि एमिलिया ने आखिर क्या किया था। रोज बताते हैं कि उसे एमिलिया ने जहर दिया था, पर एमिलिया कसम खाकर कहती है कि उसने सोचा था वो एक पोशन दे रहे हैं। रोज आकिरा से कहते हैं कि एमिलिया को उसके हवाले कर दे, और वो अपनी स्किल का इस्तेमाल करके आकिरा को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। एमिलिया गुस्सा हो जाते हैं और अपने बहन से कहते हैं कि स्पेल हटा दे, ताकि आकिरा खुद फैसला कर सके क्या करना है। रोज हैरान हो जाते हैं, क्योंकि पहली बार एमिलिया उस पर चिल्ला रहे होते हैं, लेकिन आकिरा बताता है कि उस पर स्पेल का घंटा भी कोई असर नहीं हुआ। हीरो कहता है कि ये स्किल सिर्फ उन लोगों पर काम करते हैं जो रोज से कम लेवल के होते हैं। रोज को यकीन नहीं होता कि आकिरा उससे ज्यादा पावरफुल है, पर आकिरा कहता है कि वो एमिलिया के झूठे इल्जाम हटा दे, क्योंकि उसे पता है एमिलिया झूठ नहीं बोलती। रोज गुस्सा हो जाता है और दूसरे एल्फ्स को आकिरा को मारने का ऑर्डर देते हैं। आकिरा लड़ने के लिए रेडी हो जाता है, पर उसी वक्त राजा आकर सबको रोक देता है। रोज उसे देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो सोचती थी कि राजा दूर है। राजा उसे पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है। दूसरे एल्फ्स एमिलिया के गुनाह के बारे में बताते हैं, पर राजा समझ जाता है कि रोज ने सबको अपनी स्किल से कंट्रोल किया है, तो वो उसे कहता है कि उन्हें अपने कंट्रोल से आजाद करो। राजा वादा करता है कि वो एमिलिया के साथ सब कुछ ठीक करेगा, पर वो आकिरा से कहता है कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। एमिलिया बताती है कि आकिरा ही था जिसने उसे बचाया था, पर राजा कहता है कि ये मायने नहीं रखता, क्योंकि दूसरे जातियों के लोगों को यहाँ आने की परमिशन नहीं है। एमिलिया फैसला करते हैं कि वो भी चली जाएगी, लेकिन राजा उसे जाने नहीं देता, क्योंकि वो कहता है कि एक दिन वो उसकी जगह लेगी। आकिरा कहता है कि एमिलिया खुद फैसला करे कि उसे क्या करना है, और वो तो राजा को धमकी तक दे देता है। राजा देखता है कि आकिरा के पास वो स्किल है जिससे उसने लियाम को हरा दिया था, तो वो उसे डुएल का चैलेंज देता है, जिसमें जीतने वाला फैसला करेगा कि क्या होगा। राजा रोज को अपनी
तरफ से लड़ने के लिए चुन लेता है और वो तय करते हैं कि ये लड़ाई उस पवित्र पेड़ के सामने होगी। जब वो वहाँ जा रहे होते हैं, एमिलिया आकिरा से माफी मांगती है कि उसकी वजह से वो इन सब में फंस गया, पर आकिरा कहता है कि ये उसका अपना फैसला था। आकिरा पूछता है कि लोग उसे चाइल्ड ऑफ ब्लाइट क्यों कहते हैं। एमिलिया समझाती है कि एक पुरानी कहानी के मुताबिक जब ट्विंस पैदा होते हैं और उनमें से एक अपने माँ बाप से अलग होता है तो कहा जाता है कि वो भविष्य में पूरे राज्य पर मुसीबत लाएगा। यूरो कहता है कि ये कहानी तो सिर्फ एक अंधविश्वास मानी जाती है, तो वो सोचता है कि रोज ने ये बात सिर्फ जलन के चक्कर में उठाई है। आकिरा कहता है कि उसे एमिलिया के बाल खूबसूरत लगते हैं। वो पवित्र पेड़ तक पहुँचते हैं और आकिरा फैसला करता है कि वो अपने कौंसिल प्रेजेंस यूज नहीं करेगा ताकि सब लोग देख सके जब वो जीतेगा। एमिलिया उसे चेतावनी देती है कि रोज सबसे ताकतवर तलवारबाज है इस पूरे किंगडम में। आकिरा हैरान होता है कि एमिलिया उसकी तारीफ कर रही है। एमिलिया कहती है कि पहले वो दोनों बहुत करीब थे और आज वो उसे अपनी छोटी बहन मानते हैं। जब लड़ाई शुरू होने वाली होती है, रोज हैरान होती है देखकर कि आकिरा ने अपनी तलवार नहीं निकाले। आकिरा कहता है कि वो उसे गलती से मारना नहीं चाहता। राजा उन्हें लड़ाई शुरू करने का ऑर्डर देता है और रोज तुरंत हमला कर देते हैं, लेकिन आकिरा उसके हमले से बच जाता है और उसे धक्का देकर पीछे कर देता है। रोज सोचते हैं कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है, तो वो अपनी तलवार में विंड मैजिक भरकर उस पर जोर से वार करते हैं, पर आकिरा बच जाता है। आकिरा उसके करीब जाकर उसका बैलेंस बिगाड़ देता है और उसे नीचे गिरा देता है। फिर पूछता है कि क्या उसका गुस्सा ठंडा हुआ। वो कहता है कि एमिलिया ने उसकी तारीफ की थी और ये उम्मीद करता है कि दोनों बहनें अपनी बातें सुलझा ले, पर रोज कहते हैं कि एमिलिया ने उसे सब कुछ छीन लिया। वो फिर से अटैक करते हैं और आकिरा को पीछे धकेल देते हैं, लेकिन उसका मैजिक कंट्रोल से बाहर होने लगता है। तब आकिरा यूरो को कह देता है कि एमिलिया की सुरक्षा करे। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि रोज कभी एमिलिया के बालों की तारीफ करते थे, पर जब एमिलिया का क्लास एक लेजेंडरी स्पिरिट के रूप में पहचाना गया तब सबका ध्यान उसी पर चला गया और सारे लोग रोज को भूल गए। रोज कहते हैं कि वो अपना हक वापस ले गए, पर एमिलिया उसे रुकने के लिए कहते हैं। लियाम एमिलिया को एक आइटम देता है और वो पवित्र पेड़ की टहनी का यूज करके पूरे जगह को शुद्ध कर देते हैं। सारे सैनिक रोज के कंट्रोल से आजाद हो जाता है। रोज सोचते हैं कि अब सब कुछ खत्म हो गया, इसीलिए वो अपना आखिरी अटैक करने के लिए तैयार होते हैं। आकिरा समझ जाता है कि अगर उसने इस हमले को नहीं रोका तो पीछे खड़े लोग मर जाएंगे, तो वो अपना शैडो मैजिक एक्टिवेट करता है और हवा को निगल लेता है। पर जब वो रोज तक पहुंचता है तो वो उस एनर्जी को वापस बुला लेता है और वो उसके शरीर को थक लेते हैं। रोज हार मानने से इनकार करते हैं, पर आकिरा उसके अटैक को रोक देता है और उसे दूर उड़ा देता है। रोज सोचते हैं कि एमिलिया और लियाम उसका मजाक उड़ाएंगे क्योंकि उन्होंने उसका कंट्रोल इतनी आसानी से तोड़ दिया, पर एमिलिया कहते हैं कि लियाम कभी भी उसके कंट्रोल में था ही नहीं। रोज इस बात पर विश्वास नहीं करते और कहते हैं कि वो चाहे तो उसे सजा दे सकते हैं। तब राजा बोलता है कि असल में ये सारी गलती उसकी थी। राजा बताता है कि एमिलिया ने कभी उससे कुछ नहीं छीना, बल्कि उसने अपने स्किल से रोज की यादें मिटा दी थी। फिर वो उसकी यादें वापस करता है, जहाँ दिखाया जाता है कि रोज हमेशा ताकतवर बनना चाहते थे। वो एक डंजन गई जहाँ एक अजीब औरत ने उसे एक ऑर्ब दी जो मॉन्स्टर्स को अपनी तरफ खींचता है। उसने कहा कि उन्हें हराने से वो जल्दी लेवल अप करेगी। रोज ने उसे डंजन में एक्टिवेट किया, पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ गए और वो उसे घिर गए। वो भागकर बाहर आए, लेकिन मॉन्स्टर्स उसे फॉलो कर रहे थे। उसने सोचा कि उसे लड़ना ही पड़ेगा ताकि दूसरे लोग सुरक्षित रहे। तब लियम और दूसरे नाइट्स वहाँ पहुँचे, लेकिन एक गॉब्लिन ने लियम को छोड़ पहुँचाए और वो मर गया। राजा कहता है कि लियम के मर जाने के बाद रोज गुस्से और नफरत में डूब गए थे, इसलिए उसने उसकी याददाश्त मिटा दी। लेकिन एमिलिया ने तब रिजरेक्शन मैजिक सीख लिया था, जिससे लियम वापस जिंदा हो जाता है। पर उसके बाद रोज सबसे दूर हो गई क्योंकि उसे सच्चाई नहीं पता थी। राजा कहता है कि उसने ये राज छुपाकर उनके बीच एक दीवार खड़ी कर दी, इसीलिए उसने अपनी गलती सुधारने के लिए दुएल रखा ताकि रोज अपने माइंड कंट्रोल स्किल पर भरोसा न करे और अपने दिल को मजबूत बना सके। जब लियम जिंदा हुआ था तो पवित्र पेड़ का पत्ता उसके शरीर से जुड़ गया था और इसी वजह से रोज के माइंड कंट्रोल स्किल का उस पर कोई असर नहीं हुआ था। राजा कहता है कि उसने उन्हें मिलाने की कोशिश की, पर एमिलिया को निकाल दिया गया। रोज हैरान होती है कि उसने सबके प्यार को दया समझ लिया और अपने ही बहन को दुश्मन बना लिया, पर एमिलिया कहते हैं कि रोज हमेशा एक अच्छे इंसान थे और अब सब कुछ ठीक लगता है। उसके बाद सब लोग एक बड़े पार्टी में शामिल होता है। आकिरा राजा को याद दिलाता है कि वो डुएल में जीता था, तो शर्त के मुताबिक एमिलिया अब कुछ भी कर सकती है। राजा पूछता है कि आकिरा अब कहाँ जाएगा। आकिरा कहता है कि योरो ने उसे बीस्टमैन कॉन्टिनेंट के बारे में बताया है, जहाँ अच्छे हथियार मिलते हैं और उनकी देखभाल भी होते हैं। एमिलिया फैसला करते हैं कि वो भी आकिरा के साथ ही जाएगी। दूसरी तरफ सातो और उसकी टीम एक शिप पर होते हैं। वो आसाहिना से माफी मांगता है कि वो आकिरा का इंतजार नहीं कर पाए, लेकिन पता चलता है कि वो लोग भी बीस्टमैन कॉन्टिनेंट जा रहे हैं अपने हथियारों को सुधारने के लिए। रोज एमिलिया से कहते हैं कि वो जब चाहे वापस आ सकते हैं, जबकि लियाम आकिरा से कहता है कि उसका ध्यान रखे। जब वो गाड़ी में सफर कर रहे होते हैं, आकिरा यूरो से पूछता है कि जब वो किंग के साथ था तब वो चुप क्यों था। यूरो बताता है कि वो कोई मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहता था। वो बताता है कि उसकी सेंसेस अभी भी डीमन लॉर्ड से जुड़ी हुई है, लेकिन वो उसके कंट्रोल से आजाद है। और वो कहता है कि डीमन लॉर्ड आकिरा से मिलना चाहता है। तभी अचानक उन्हें कुछ महसूस होता है, तो वो गाड़ी रोकने का ऑर्डर देता है। वो देखते हैं कि कुछ लुटेरे उनका पीछा कर रहे हैं और वो एमिलिया को एल्स के प्रिंसेस के रूप में पहचान लेते हैं। वो सोचते हैं कि उनका मालिक लॉर्ड ग्राम खुश होगा जब वो प्रिंसेस को उनके सामने पेश करेंगे। आकिरा अपने स्किल यूज करके उन्हें एक ही पल में बेहोश कर देता है और एल्स से कहता है कि उन्हें बांध दे और महल वापस ले जाए। एक एल्स बताता है कि उसने उसके बॉस ग्राम के बारे में सुना है और रिवील करता है कि वो बीस्टमैन
डीमन किंगडम का एक नोबल है। कुछ समय बाद वो शहर पहुंच जाता है। आकिरा देखता है कि इंसान 20 ह्यूमंस के लिए काम कर रहे हैं। जब वो शहर घूम रहा होता है, एक बीस्टमैन का ग्रुप उसे कहता है कि एमिलिया उन्हें दे दे। वो मना कर देता है। बीस्टमैन उसे डराते हैं और सोचते हैं कि वो सिर्फ एक मामूली इंसान है, इसीलिए उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो उस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन आकिरा अपनी शैडो मैजिक इस्तेमाल करके उन्हें अंधा कर देता है और वहाँ से निकल जाता है। तभी एमिलिया नोटिस करती है कि बीस्टमैन यूरो से डरते हैं, तो वो जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है। यूरो कहता है कि वो आराम से उन्हें सब कुछ बताएगा। इसी दौरान एक आदमी छुपकर उन्हें देख रहा होता है। वो होटल में डिनर करते हैं और सोने की तैयारी करते हैं, लेकिन एमिलिया कहते हैं कि वो आकिरा के पास सोना चाहते हैं। यूरो समझ जाता है कि एमिलिया क्या करने वाले हैं, इसीलिए वो उन्हें रूम में छोड़कर कहता है कि अपना टाइम एंजॉय करे। अगले दिन यूरो वापस आता है और सोचता है कि आकिरा ने तो रात एकदम अच्छे से एंजॉय किया होगा। यूरो उन्हें बताता है कि कोई उनसे मिलने आने वाला है और जल्दी से तैयार हो जाए। एक स्वर्ड्समैन जिसका नाम क्रो है उनसे मिलने आता है। क्रो कहता है कि उसके पास कोई चॉइस नहीं थी, क्योंकि एडलिया के नाइटमेयर ने उसे बुलाया था। मतलब वो यूरो की बात करता है। यूरो बताता है कि वो चाहता था आकिरा क्रो से मिले, क्योंकि वो दुनिया का सबसे बेहतरीन स्वर्ड्समैन है। क्रो आकिरा की स्वॉर्ड को देखता है और समझ जाता है कि ये बेकार हो चुकी है। वो कहता है कि अगर कुछ पैसे और सही मटेरियल्स मिल जाए तो वो उसे ठीक कर सकता है। आकिरा प्रॉमिस करता है कि वो उसे जो चाहिए देगा और कहता है कि उसे और भी कुछ अलग अलग हथियार चाहिए, लेकिन क्रो सोचता है कि आकिरा अभी उन हथियारों को चलाने के लायक नहीं है जो वो बनाएगा, क्योंकि उसके पास अभी एक्सपीरियंस की कमी है। एमिलिया सोचते है कि क्रो को लड़ाई के बारे में क्या ही पता होगा, लेकिन यूरो बताता है कि वो पहले हीरो की पार्टी का मेंबर था, इसलिए उसे सब पता है। वो आकिरा को मटेरियल्स का एक लिस्ट देता है जो उसे चाहिए और जाते वक्त कहता है कि जब तक तलवार ठीक नहीं हो जाती तब तक वो उसे अपने पास रखेगा। यूरो मानता है कि क्रो थोड़ा अजीब इंसान जरूर है, लेकिन वो आकिरा को गारंटी देता है कि क्रो इस काम के लिए परफेक्ट आदमी है। वो कहता है कि आकिरा डंजन में मॉन्स्टर्स को मारकर अपना जरूरी सामान ला सकता है। यहाँ एमिलिया और यूरो क्रो के पास जाते हैं। क्रो पूछता है कि उन्हें क्या चाहिए। एमिलिया जानती है कि डीमन लॉर्ड से हारने के बाद हीरो की पार्टी के सिर्फ 2 ही मेंबर्स बच गए थे, जिनमें से क्रो था। क्रो कहता है कि उनकी पार्टी में एक एल्फ भी थी जो बच नहीं पाए। वो सोचता है कि शायद एमिलिया उसे डांटने आई है क्योंकि वो उसे बचा नहीं पाया था, लेकिन एमिलिया क्रो से कहते हैं कि उसे फाइट करना सिखाए। क्रो कहता है कि वो ये ट्यूशन वगैरह नहीं करता, क्योंकि जिन लोगों को आज तक उसने ट्रेन किया है वो ज्यादा कामयाब नहीं हुए, लेकिन एमिलिया वादा करते हैं कि वो उसे निराश नहीं करेगी। वो बताते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं क्योंकि वो आकिरा के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन उसे लगता है कि वो उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। क्रो यूरो को नाइटमेयर ऑफ एडलिया बुलाता है और कहता है कि वो सिर्फ हथियार बनाने में और उनको ठीक करने में ही दिलचस्पी रखता है। यूरो उसे कहता है कि वो उसे इस नाम से बुलाना बंद करे। तब हमें 100 साल पहले का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एडलिया एक बहुत ही खूबसूरत शहर था, लेकिन डीमन लॉर्ड ने यूरो को इस शहर पर कब्जा करने भेजा था। शुरुआत में यूरो तो बस यह वार्निंग देने आया था, लेकिन उसकी पावर्स कंट्रोल से बाहर हो गई और उसने पूरा शहर तबाह कर दिया। 20 ह्यूमंस ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो उसके सामने टिक नहीं पाए और इस घटना के बाद 20 ह्यूमंस ने उसे नाइटमेयर ऑफ एडलिया कहना शुरू कर दिया। आकिरा को भी ऐसे पता चल जाता है कि भी उसका माइंड यूरो से कनेक्टेड है। यूरो कहता है कि वो बदल गया है क्योंकि उसका नया मास्टर है। इसी बीच आकिरा डंजन ढूंढ रहा होता है जब अचानक मॉन्स्टर शहर पर हमला कर देते हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। एमिलिया अपने मैजिक से मॉन्स्टर्स को कुचल देती है, जबकि यूरो शहर के लोगों को बचाने में मदद करता है। तभी वो आदमी जो उन्हें देख रहा था सामने आता है। एमिलिया उसे पहचान लेती है। वो वही है जिसने रोज के दिमाग के साथ भी खिलवाड़ किया था। वो अपना नाम औरम बताता है और कहता है कि डीमन लॉर्ड ने उसे ऑर्डर दिया था कि वो एमिलिया को ना मारे। फिर भी वो मॉन्स्टर्स को समन करता है जो उसे खेल लेते हैं। यह दूसरी तरफ आकिरा एक मॉन्स्टर को खत्म करता है, लेकिन यूरो उसके मन में बताता है कि एमिलिया को किडनैप कर लिया गया है। आकिरा तुरंत वहाँ से जाने का फैसला करता है और अपना शैडो मैजिक इस्तेमाल करता है सब मॉन्स्टर्स को हराने के लिए। उसे एहसास होता है कि एमिलिया उसके लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि ये पहली बार है जब उसने इतना गुस्सा महसूस किया है। वो सारे मॉन्स्टर्स को मिटा देता है, लेकिन अपनी लिमिट तक पहुँच जाता है और बेहोश होकर गिर जाता है। यूरो तुरंत उसके पास आता है, लेकिन उसके शैडो मैजिक अपने अब रिकवरी मोड में चले जाते हैं और उसके शरीर को हील कर देते हैं। जब वो होश में आता है, यूरो बताता है कि वो उसे क्रो के घर ले आया था। वो एक दिन से ज्यादा बेहोश था और अगर शैडो मैजिक ना होते तो शायद वो मर जाता। आखिर तुरंत एमिलिया को बचाने के बारे में सोचता है। क्रो कहता है कि एक दिन से ज्यादा हो चुका है, अभी तक तो उसे डीमन किंगडम भी ले गया होगा, पर आकिरा को फर्क नहीं पड़ता। क्रो उसे शांत होने को कहता है और पूछता है कि बिना हथियार के वो डीमन लॉर्ड से कैसे लड़ेगा। अबे हथियार की ऐसी की तैसी। तब क्रो बताता है कि उसने तलवार ठीक कर दिया है। आकिरा देखता है कि क्रो ने उसकी तलवार को 2 हिस्सों में बांट दिया है। वो आकिरा को एक रिंग भी देता है जो एक पुराने हीरो ने बनाए थे। वो बताता है कि ये रिंग उसे उस चीज तक गाइड करेगी जिसे वो ढूंढ रहा है। आकिरा रिंग को पहनता है जिसे एक रेड कलर की लेजर निकलते हैं। यूरो कहता है कि ये रोशनी अभी भी डंजन की तरफ इशारा कर रही है। इसका मतलब एमिलिया को अभी भी डीमन किंगडम नहीं ले जाया गया। इसी बीच डंजन के अंदर हम औरम को देखते हैं जो बताता है कि डीमंस के पास मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करने का एक स्पेल होता है और लगता है कि इसे एल्व्स को कंट्रोल करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एमिलिया सोचते हैं कि वो लोग डंजन में क्या कर रहे हैं और हम बताता है कि डीमंस को टेलीपोर्टेशन यूज करने के लिए कम से कम 2nd ग्रेड का होना पड़ता है और क्योंकि वो सिर्फ ग्रेड 3 का है, वो अपने बॉस के आने का इंतजार कर रहा है। यहाँ आकिरा अपनी रिंग को फॉलो करता रहता है, पर तभी एक लड़की अचानक सामने आ जाते हैं। वो लड़के कहते हैं कि वो एमिलिया को ढूंढने में उसके साथ चलना चाहते हैं, लेकिन आकिरा अचानक उसे पकड़ लेता है और पूछता है कि उसे कैसे पता कि एमिलिया डंजन में है। वो बताती है कि उसने अपनी सैंड ट्रैकर स्किल का इस्तेमाल किया है।
फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। उसका नाम लिया है, बीस्ट ह्यूमन की पहली प्रिंसेस। वो कहते हैं कि उसे पता चला था कि डीमन लॉर्ड एमिलिया को टारगेट कर रहा है, इसीलिए वो उन्हें सावधान करने आए थे, लेकिन तब तक देर हो गई। आकिरा अपने वर्ल्ड आई स्किल का इस्तेमाल करता है और देखता है कि वो झूठ नहीं बोल रहे। वो उसे उसके स्पिरिट बेडर स्किल के बारे में भी पूछता है, जिससे वह हैरान हो जाते हैं कि उसे इस बारे में कैसे पता चला। लिया समझाती है कि देखो, नॉर्मल बैरियर जो होता है वो सिर्फ एक फिक्स जगह लगाए जाते हैं, लेकिन उसका स्पिरिट बैरियर किसी भी चलते फिरते चीज पर भी लग सकता है, यहाँ तक कि इंसानों पर भी। वो कसम खाते हैं कि वो एमिलिया को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे, इसीलिए आकिरा उसे टीम में शामिल कर लेता है। इसी बीच एमिलिया को भी पता चल जाता है कि डीमन लॉर्ड असल में उसका रेजरेक्शन मैजिक यानी मुर्दे को जिंदा करने वाला मैजिक चाहता है, लेकिन वो सोचते हैं कि डीमंस तो वैसे भी लगभग अमर होता है, तो फिर उन्हें ये मैजिक क्यों चाहिए। और हम कहता है कि उसे नहीं पता, वो तो सिर्फ डीमन लॉर्ड को ही पता होगा। वो लोग डंजन पहुंच जाते हैं और हमें पता चलता है कि गहराई तक जाने के लिए हर फ्लोर पर मॉन्स्टर्स को हराना जरूरी है। आकिरा शैडो मैजिक यूज करने के बारे में सोचता है, लेकिन योरो उसे कहता है कि अपनी ताकत बचा कर रखे। वो कहता है कि वो खुद लड़ सकता है, लेकिन उसे डर है कि कहीं वो अपने ऊपर से कंट्रोल न खो दे। आकिरा उसे कहता है कि चिंता न करे, क्योंकि वो यहाँ उस पर नजर रखने के लिए है। योरो तुरंत ट्रांसफॉर्म हो जाता है और मॉन्स्टर्स को छेड़ते हुए आगे बढ़ने लगता है। वो धीरे धीरे कंट्रोल खोना शुरू करता है, लेकिन आकिरा उसे कनेक्ट करके उसका मन शांत करता है। आखिरकार वो एमिलिया तक पहुंच जाता है और औरम हैरान हो जाता है कि वो इतनी जल्दी कैसे आ गए। योरो कहता है कि वो अपनी लिमिट पर पहुंच गया है, लेकिन आकिरा उसका शुक्रिया अदा करता है कि वो उन्हें यहाँ तक ले आया। वो लड़ने की तैयारी करता है और लिया अपना बैरियर एमिलिया पर लगा देती है। एमिलिया आकिरा से माफी मांगता है कि उसने उसे झमेले में फंसा दिया, लेकिन आकिरा कहता है कि वो सिर्फ वही कर रहा है जो वो चाहता है। वो औरम पर पीछे से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो काम नहीं करता। आकिरा के लगातार अटैक्स के बावजूद औरम आसानी से सब डॉज कर लेता है और उसे फिर से घायल कर देता है। लिया हैरान होती है कि औरम का अटैक उसके बैरियर के पार कैसे जा रहा है। योरो बताता है कि औरम का भाला उसके मानस से बफ किया गया है। औरम सोचता है कि अब सब खत्म कर देना चाहिए, लेकिन आकिरा अपनी शैडो मैजिक एक्टिवेट कर देता है। वो जमीन पर गिरा अपना ही खून एब्सॉर्ब करता है और शैडो बीस्ट समन करता है। जब औरम उनसे डिस्ट्रैक्ट होता है, तब आकिरा एक जानलेवा हमला कर देता है। औरम घुटनों पर आ जाता है, लेकिन आकिरा भी बहुत थक चुका होता है। औरम अपनी फ्लूट बजाना शुरू करता है, जिससे कई मॉन्स्टर्स अट्रैक्ट हो जाते हैं और आकिरा पर हमला करने लगता है। तभी लिया अपना बैरियर उस पर इस्तेमाल करती है। भले ही उसमें उसकी सारी एनर्जी खत्म हो जाती है, लेकिन वो अटैक्स को ब्लॉक करके उन मॉन्स्टर्स को मार देती है। औरम कमजोर पड़ चुका होता है और एमिलिया आजाद हो जाती है। औरम आकिरा से कहता है कि उसे खत्म कर दे, क्योंकि वो सरेंडर नहीं करेगा, लेकिन आकिरा उसे मारने में हिचकिचाता है। पर तभी एक टेलीपोर्टेशन सर्कल दिखाई देता है और सेकंड ग्रेट डीमन माहिरो उनके सामने आ जाता है। योरो आकिरा से कहता है कि उससे लड़ने की कोशिश न करे, क्योंकि वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता। वो सिर्फ एक छुट्टी बजाकर लिया का बैरियर तोड़ देता है। फिर वो अपना मैरियोनेट स्पेल इस्तेमाल करता है। आकिरा उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर वो हमला उसके लिए नहीं था। एमिलिया चीख उठती है जब स्पेल उसे लगता है। आकिरा गुस्से से भर जाता है, लेकिन माहिरो कहता है कि उसने उसे मारा नहीं है। माहिरो बताता है कि उसका मकसद एमिलिया को डीमन किंगडम पहुंचाना है और वो ये करके ही रहेगा। फिर माहिरो आकिरा को बताता है कि वो भी जापान में रहता था समन होने से पहले। आकिरा हैरान होता है कि फिर वो डीमंस के साथ क्यों काम कर रहा है। माहिरो अपने मैजिक से उस पर हमला करता है। आकिरा उसे डॉज कर लेता है, लेकिन वो अटैक पलट कर उसे लग जाता है। आकिरा अपने शैडो मैजिक से खुद को प्रोटेक्ट करता है। वो फिर से हमला करने की तैयारी करता है। आकिरा समझ जाता है कि अब वो मुश्किल में है। तब यूरो फाइट में शामिल हो जाता है। वो आकिरा से कहता है कि वो उनका कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहता है और सब कुछ दाव पर लगाकर माहिरो को हराना चाहता है, लेकिन आकिरा ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। यूरो ट्रांसफॉर्म होकर सारान बन जाता है और कहता है कि उसका एकलौता फॉर्म है जो उसका मुकाबला कर सकता है, लेकिन वो अपना ये फॉर्म ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर सकता, इसलिए उन्हें फाइट जल्दी खत्म करनी होगी। माहिरो उन पर अपने मैजिक एरो से हमला करता है और यूरो भी एक बड़ा सा लाइट हैमर समन करता है। आकिरा देखता है कि इससे शैडोज लंबी हो रही है, तो उसे लगता है कि वो ये फाइट जीत सकता है। माहिरो एक बड़ा सा बैरियर क्रिएट करता है हैमर को ब्लॉक करने के लिए। आकिरा अपने बॉडी को शैडो मैजिक से खेल लेता है और माहिरो पर अटैक करता है। आकिरा को उससे लड़ने में मुश्किल होने लगते हैं, लेकिन यूरो हमला करता है और दोनों मिलकर माहिरो पर भारी पड़ने लगता है और उसे वो अटैक लग जाता है। यूरो कहता है कि उसका मैजिक अब खत्म होने वाला है, लेकिन आकिरा कहता है कि वो अपने अगले अटैक से माहिरो को हरा देंगे। पर तभी माहिरो एक चुटकी बजाता है। आकिरा सावधान हो जाता है, पर कुछ नहीं होता, लेकिन अचानक उसे पीछे से चाकू लग जाता है। एमिलिया रोते हैं जब उसे समझ आता है कि उसने क्या कर दिया और आकिरा जमीन पर गिर जाता है। एमिलिया माफी मांगते हैं कि उसने आकिरा को चोट पहुंचाई। यूरो भी वापस अपने नॉर्मल फॉर्म में लौट आता है और समझ आता है कि माहिरो ने मैरियोनेट स्पेल से एमिलिया को कंट्रोल किया था। आकिरा की सांसें रुक जाते हैं, लेकिन एक आवाज कहती है कि उसका बॉडी रिकवरी मोड में चला गया है। एक रोशनी उसे घेर लेते हैं। माहिरो अपना स्पेल यूज करके फिर से हमला करता है, लेकिन इस बार उसका कोई असर नहीं होता और आकिरा का बॉडी तुरंत रिकवर हो जाता है। वो खड़ा हो जाता है और सब लोग हैरान रह जाते हैं। वो आवाज कहते हैं कि अब वो कॉम्बैट मोड में एंटर करने वाला है। माहिरो हमला करता है, लेकिन आकिरा उसे चीर के रख देता है। वो माहिरो को बांध देता है। आवाज उसे वार्न करते हैं कि मैरियोनेट स्पेल कैंसिल करे, लेकिन माहिरो मना कर देता है और कहता है कि इंसान डीमंस के सामने कुछ नहीं है। आवाज कहते हैं कि ये सारी बकवास घर पे करना। माहिरो गुस्से में आकर एमिलिया पर मैजिक नीडल से हमला करता है। तभी आकिरा वापस नॉर्मल हो जाता है और अपने बॉडी से उसे प्रोटेक्ट करता है, लेकिन नीडल्स उस तक पहुंचने से पहले ही गायब हो जाता है। सब समझ जाते हैं कि क्रो ने माहिरो की मैजिक खत्म कर दी है। माहिरो हैरान होता है कि क्रो
क्रू अभी भी जिंदा है, वो तुरंत एक टेलीपोर्टेशन सर्कल क्रिएट करता है और ऑरम के साथ चला जाता है। आकिरा क्रो से पूछता है कि क्या वो माहिरू के बारे में जानता है, लेकिन क्रो कहता है कि पहले वो आराम करे। आकिरा अचानक गिर जाता है। जब वो जागता है, योरो बताता है कि वो 3 दिन तक बेहोश था, लेकिन वो खुश है कि एमिला सुरक्षित है। आकिरा क्रो का शुक्रिया करता है उन्हें बचाने के लिए और लिया के बारे में पूछता है। क्रो बताता है कि उसने उसे रॉयल पैलेस वापस भेज दिया। तभी हम देखते हैं कि आकिरा के दोस्त उसे मिलने आए हैं और वो सोचता है कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। गिलिस बताता है कि वो क्रो को जानता है क्योंकि उसके पार्टी उसे हथियार खरीदते हैं। आसाहिना कहता है कि गिलिस ने उसे कंट्रोल किया था ताकि वो उनका कर्ज तोड़ सके। आसाहिना चाहता है कि आकिरा उनकी पार्टी ज्वाइन करे, लेकिन योरो इसके खिलाफ है क्योंकि उसे लगता है कि आकिरा को सिर्फ उसकी जरूरत है और दोनों बहस करने लगते हैं। आकिरा कहता है कि उसे खुशी है कि उनकी पार्टी अच्छा कर रही है, लेकिन वो उसे पूछता है कि वो फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं। सातो कहता है कि उनका गोल डीमन लॉर्ड को हराना है, लेकिन योरो जानता है कि फट्टू लोग मारे जाएंगे। तब आकिरा योरो से कहता है कि वो उनसे थोड़ा अकेले बात करना चाहता है और फिर वो उनसे पूछता है कि वो डीमन लॉर्ड को क्यों हराना चाहता है। सातो बताता है कि वो राजा को मनाना चाहता है उन्हें उनकी दुनिया में वापस भेज देने के लिए, और इसीलिए वो चाहते हैं कि आकिरा भी उनके साथ लड़े। लेकिन आकिरा सोचता है, अबे पागल हो क्या तुम लोग, वो खरुस राजा कभी भी तुम्हारी बात नहीं मानेगा क्योंकि वो लोगों को कंट्रोल करने के लिए कर्ज यूज करता है और उसने सारान को भी मार दिया था। फिर वो लोग आकिरा से पूछता है कि वो घर कैसे वापस जाने का प्लान कर रहा है। आकिरा बताता है कि सेकंड ग्रेड डीमंस टेलीपोर्टेशन सर्कल्स बना सकते हैं और उसे लगता है कि शायद वो उन्हें उनकी दुनिया में वापस भेज सकते हैं। वो प्लान करता है कि डीमन किंगडम में जाकर हीरो को ढूंढे, पर फिलहाल के लिए उसे कुछ और काम है और साथ ही उन्हें बताता है कि उसे उनकी मदद की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सिर्फ उसके रास्ते में आएंगे। सब लोग उदास हो जाते हैं कि आकिरा उनके साथ ज्वाइन नहीं करना चाहता, इसीलिए वो सोच रहे होते हैं कि वो लोग कैसे अपने काबिलियत आकिरा को प्रूव कर सकते हैं। तो वो बताते हैं कि उसने पास के शहर में होने वाले एनुअल फेस्टिवल के बारे में सुना है। वो कहते हैं कि उस फेस्टिवल में एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी होता है, लेकिन हर साल जो विनर होते हैं वो गायब हो जाते हैं और अफवाह है कि उन्हें ब्लैक मार्केट में बेच दिया जा रहा है। उन्हें लगता है कि अगर वो इस केस को सुलझा देंगे तो शायद आकिरा उन्हें भी अपनी टीम में शामिल कर लेगा और उन्हें बोझ नहीं समझेगा। वो आकिरा और एमिला के साथ उस शहर की तरफ निकल पड़ता है और एमिला को बताते हैं कि अगर वो ये कंपटीशन ज्वाइन करेंगे तो कुछ इनाम जीत सकते हैं, इसलिए वो पार्टिसिपेट करने का फैसला करते हैं। वहाँ वो एक डीमन लड़की को देखते हैं जो रिसेप्शनिस्ट से बहस कर रहे होते हैं क्योंकि डीमंस को इस कंपटीशन में हिस्सा लेने की परमिशन नहीं होती। आकिरा को यकीन करना मुश्किल लगता है कि वो डीमन है क्योंकि वो उसकी पावर सेंस नहीं कर पा रहा। एमिला रिसेप्शनिस्ट के पास जाते हैं जो उसे एल्व्स के प्रिंसेस के रूप में पहचान लेते हैं, इसीलिए उसे पार्टिसिपेट करने देते हैं। वो डीमन लड़की जिसका नाम लाती है आकिरा से कहते हैं कि वो रिसेप्शनिस्ट को मनाए ताकि उसे भी ज्वाइन करने दिया जाए। लाती रिसेप्शनिस्ट से बहस करते रहते हैं और एमिला आकिरा से कहते हैं कि वो उसकी मदद करे। आकिरा रिसेप्शनिस्ट से कहते हैं कि उसे ज्वाइन करने दे और प्रॉमिस करता है कि अगर वो कुछ गलत करेगी तो वो उसे रोक देगा। फिर रिसेप्शनिस्ट उसे पार्टिसिपेट करने देते हैं। लाती खुश होती है कि उसने उसकी मदद की, लेकिन वो योरो को पहचान लेते हैं। योरो कहता है कि उसने आकिरा के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, लेकिन लाती को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सबसे मिलते हैं और सबको कहते हैं कि उसे वोट करे ताकि वो ये कंपटीशन जीत सके। आकिरा को यकीन नहीं होता कि वो डीमन है। भाई इस लड़की में तो डीमन जैसे एक भी लक्षण नहीं है, ये सच में डीमन ही है ना? योरो कहता है कि वो बाकी डीमन जैसे नहीं है। तभी आकिरा 2 लड़कियों को उसके बारे में बात करते सुनता है। जब वो उन्हें देख लेता है तो वो भाग जाते हैं। क्रो बताता है कि आकिरा फेमस हो चुका है क्योंकि सबने उसे मॉन्स्टर्स को हराकर शहर को बचाते देखा था। क्रो कहता है कि लोग उसे साइलेंट असैसिन बुलाते हैं। वो उसे एक येलो टैग देता है बताते हुए कि एडवेंचरर्स गिल्ड की तरफ से है। एमिला बताते हैं कि वो सिल्वर रैंक है जो येलो से ऊपर है, लेकिन वो कहते हैं कि गोल्ड रैंक सबसे ऊपर है जो दुनिया में सिर्फ 3 लोगों को दिया गया है और रोज उनमें से एक है। फिर एमिलिया फेस्टिवल का खाना ट्राई करने के लिए चले जाते हैं। आकिरा योरो का ऑर्डर देता है कि वो उसके साथ जाए और जो भी उस पर नजर डाले उसे तुरंत हटा दे, पर अब बातें थोड़ी सीरियस हो जाते हैं। क्रो कहता है कि अभी के लिए उनका मेन टारगेट ग्राम क्लास्टर नाम का एक आदमी है जो इस देश का एक रॉयल है। वो कहता है कि ग्राम को मारना आसान नहीं होगा क्योंकि उसके पास हमेशा बॉडीगार्ड्स होते हैं और वो बहुत ही घटिया टाइप का आदमी है। और क्या तुमने ये चीज नोटिस की कि जब से एमिलिया इस देश में आई है तब से उस पर हमले क्यों हो रहे हैं? हाँ बिल्कुल सही, ग्राम ने उसकी सारी इन्फॉर्मेशन डीमंस को भेजा था। आकिरा पूछता है कि क्या वो श्योर है? क्रो बताता है कि जब आकिरा सो रहा था तब उसने ये सब इन्वेस्टिगेट किया था। वो कहता है कि उसने लिया के छड़ी में भी एक मैजिकल क्रिस्टल लगाया था जिससे उसे पता चल गया था कि वो लोग खतरे में है और ऐसे ही वो उस डंजन वाले हादसे में उन्हें बचा पाया। फिर वो आकिरा से कहता है कि उसके पास एक रिक्वेस्ट है, लेकिन दोस्तों वो क्या होता है अभी तक हमें पता नहीं चलता। आकिरा हैरान हो जाता है जब क्रो से उसके बारे में बताता है और उसका रिएक्शन देख के तो लगता है कि क्रो शायद कोई बहुत बड़ा इंसान है। क्रो कहता है कि वो इसके बारे में आराम से सोच ले और हाँ वो इस कंपटीशन में उसका नाम यूज कर सकता है ताकि उन्हें देखने के लिए एक अच्छी जगह मिल सके। इवेंट के दौरान यूकी स्टेज पर आते हैं और सातो सोचता है कि वो कितनी खूबसूरत है, जबकि आसाइना खुश होता है कि क्रो ने उनके लिए एक अच्छी जगह अरेंज कर दी है। शियोरे भी स्टेज पर आते हैं और सब उसे खूबसूरत मानते हैं, लेकिन योरो जानता है कि अगला नंबर एमिलिया का है। जब वो स्टेज पर आते हैं आकिरा उसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह जाता है। सब लोग आखिरी कंटेस्टेंट का इंतजार करते हैं और देखते हैं कि वो लाती है, लेकिन वो स्टेज पर एक क्रिस्टल रख देते हैं जो एकदम डिस्को लाइट वाला फीलिंग देता है। वो अपना फेस रिवील करते हैं और सबको कहते हैं कि उसे वोट करे। कुछ देर बाद रिजल्ट आता है और पता चलता है कि लाती और एमिलिया के बीच ड्रॉ हो गया है और दोनों ही पहले नंबर पे है। लाती कहते हैं कि उसने सब कुछ ट्राई किया फिर भी वो एमिलिया को हरा नहीं पाए। आकिरा उससे कहता है कि एमिलिया के साथ बराबरी पे होना भी गर्व की बात है। लाती कहते हैं कि वो अगले साल जरूर जीतेगी।
जीतेगी। पर यूरो कहता है कि अगर वो ये सब नौटंकी करते रहे तो उसके फादर खुश नहीं होंगे। पर लाते को इन सब से कोई परवाह नहीं और बता दिया है कि वो अपने फादर से झगड़ कर घर से भाग आए थे। आकिरा यूरो से पूछता है कि उसका फादर कौन है। तब यूरो बताता है कि वो असल में डीमन लॉर्ड की बेटी है, जो सबको हैरान कर देता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि ग्राम उन्हें देख रहा है और कहता है कि उसे एक अच्छा मौका नजर आ रहा है। आकिरा लेटी के स्टेट चेक करता है और समझ आता है कि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। एमिलिया कहते हैं कि उसे पहले से पता था और कहते हैं कि उसे अपनी वर्ल्ड आई ज्यादा यूज करनी चाहिए, क्योंकि कई लोग अपनी असली ताकत छुपा कर रखते हैं। उस शाम जब सादो और बाकी लोग नहाने चले जाते हैं, क्रो आकिरा को उनकी बात याद दिलाता है, लेकिन आकिरा कहता है कि उसे भी सोचने के लिए समय चाहिए। एमिलिया उसे कहते हैं कि वो आराम करे, क्योंकि वो 2 दिन से नहीं सोया। वो उसे बिस्तर पर ले जाते हैं और अपनी स्पेल से उसे सुला देते हैं। वो क्रो से पूछते हैं कि उसने आकिरा से क्या कहा था। क्रो कहता है कि कुछ नहीं, बस उसे काम ऑफर किया था। एमिलिया कहते हैं कि वो उसे कुछ ऐसा नहीं करने देगी जिससे उसकी जान खतरे में पड़ जाए। क्रो कहता है कि वो उसे फोर्स नहीं कर रहा, लेकिन शायद आकिरा खुद अपनी इच्छा से ये काम करेगा, क्योंकि वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है। अगली सुबह वो सब प्राइजेस लेने के लिए निकलते हैं, कल जो उन्होंने कंपटीशन जीता था। लाती पूछते हैं कि आकिरा कहाँ है। एमिलिया कहते हैं कि वो अभी भी सो रहा है। सातो सोचता है कि किडनैपर्स उनका इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन उन्हें लगता है कि लाती से भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वो क्या सोच रही है। वो एक सुनसान बिल्डिंग तक पहुँचते हैं जहाँ उन्हें अपने प्राइजेस लेने थे। अचानक कुछ गुंडे उन्हें घेर लेते हैं और एमिलिया से कहते हैं कि ग्राम उसे देखना चाहता है। वो समझ जाते हैं कि वो उसके लिए काम कर रहे हैं और जानते हैं कि ग्राम बुरा इंसान है, इसलिए वो उनके साथ जाने से मना कर देते हैं। वो उसे जबरदस्ती ले जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन वो अपनी ग्रेविटी स्पेल से उन्हें दबा देते हैं। फिर वो पूछते हैं कि ग्राम उससे क्या चाहता है। वो बताता है कि जो भी उस कंपटीशन का विजेता है उसे किडनैप करके बेच दिया जाए, और ग्राम ने सबको पैसे देकर चुप रहने को कहा था। ये सुनकर एमिलिया उन्हें जान से मार देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन लाती उसे रोक देते हैं। कहते हैं कि उन्हें मत मारो, क्योंकि हर बुरे इंसान की अपनी कहानी होती है। हमें पता चलता है कि आकिरा भी ये सब देख रहा होता है, क्योंकि उसका मन एमिलिया के मानस से जुड़ा हुआ है, और वो खुश होता है कि लाती ने उसे रोक दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था एमिलिया को किसी को मारना पड़े। अगले दिन यूरो अपनी इन्वेस्टिगेशन से वापस आता है और बताता है कि उस कंपटीशन में ग्राम ने कैमरा लगवाए थे। गिल समझ आता है कि वही चीज है जो उन्होंने महल में इस्तेमाल किया था, कैमरा लोगों पर नजर रखने के लिए। और आकिरा हैरान होता है कि उसे इसके बारे में कैसे पता। यूरो बताता है कि उन्होंने पुराने हीरो से इनके बारे में सीखा था और जादू का इस्तेमाल करके उन्होंने इसे बनाया। तभी एमिलिया और बाकी लोग वापस आ जाते हैं, तो आकिरा उन्हें मीटिंग के लिए बुलाता है। वो सातो और दूसरों से पूछता है कि क्या उन्हें पता था कि इस कंपटीशन के दौरान किडनैपिंग होने वाली है। आसाहिना माफी मांगता है कि उसने उसे पहले नहीं बताया और कहता है कि वो लोग साबित करना चाहते थे कि वो सिर्फ बोझ नहीं है, भले ही वो ज्यादा कुछ उखाड़ नहीं पाए। आकिरा फैसला करता है कि वो खुद इस मामले को संभालेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि ग्राम फिर से एमिलिया के पीछे आए। क्रो कहता है कि ऐसा करने के लिए उसे उरुक नाम के शहर में जाना होगा, क्योंकि ग्राम वहाँ गिल्ड मास्टर के रूप में काम कर रहा है। आसाहिना फिर भी मदद करना चाहता है, लेकिन आकिरा कहता है कि वो सिर्फ उसके रास्ते में आएंगे। इसलिए वो लोग प्लान बनाते हैं कि वो पहले जाकर डीमन किंगडम के किनारे उनका इंतजार करेंगे। उसके बाद एमिलिया क्रो से बात करने जाते हैं और कहते हैं कि आकिरा पर बोझ डालना बंद करे, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि वो उसके स्टूडेंट बनना चाहते हैं। वो बताते हैं कि क्योंकि सब लोग उसी के पीछे पड़े हैं, वो ताकतवर बनना चाहते हैं, ताकि आकिरा को उसे बचाने के चक्कर में मरना न पड़े। और क्रो को लगता है कि शायद वो उसका ट्रेनिंग बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। जब आकिरा अपने मिशन के लिए निकलने वाला होता है, तब गिलिस और बाकी लोग उसे एक बैग देते हैं। वो बताता है कि जब आकिरा महल से चला गया था, तब उसने ये बैग वही छोड़ दिया था। आकिरा पूछता है कि इसमें है क्या, लेकिन उन्हें पता नहीं होता। वो बताता है कि सारन ने तैयार किया था, इसलिए शायद उसके काम आए। आसाहिना उसे कहता है कि संभाल के रहना, और वादा करता है कि अगली बार मिलने तक वो और ताकतवर हो चुका होगा। और सब उसे जाते हुए देखते हैं। यहाँ हम एमिलिया को देखते हैं, जो काफी थक चुकी होती है अपनी ट्रेनिंग के बाद, और क्रो कहता है कि वो उसकी पहली स्टूडेंट है जो तीसरे दिन तक टिक पाई है। फिर क्रो अपने बारे में बताने लगता है और आकिरा समझ जाता है कि उसकी जिंदगी काफी मुश्किल रही है। यहाँ हम यूरो को देखते हैं, जो कैपिटल की जांच करने के लिए तैयार हो रहा है, लेकिन उसकी मुलाकात लाती से हो जाते हैं। वो पूछते हैं कि आकिरा और एमिलिया कहाँ है, तो वो बताता है कि वो लोग उरुक शहर की तरफ गए हैं, और आकिरा ने उसे ऑर्डर दिया था कि वो तब तक कैपिटल की जांच करे। और लाती अचानक फैसला करते हैं कि वो भी उरुक के साथ चलेगी, क्योंकि उसे ये मजेदार लगता है। जब एमिलिया जाते हैं तो उसे पता चलता है कि वो लोग उरुक शहर पहुंच चुके हैं। क्रो कहता है कि वो उनके रहने की व्यवस्था करने जा रहा है, और बताता है कि वो लोग तब तक शहर को थोड़ा घूम सकते हैं। और हाँ, सेंट्रल फाउंटेन पर लिया उनका इंतजार कर रही है। थोड़ी देर बाद वो सेंट्रल फाउंटेन पर लिया से मिलते हैं, और वो उन्हें देखकर खुश होते हैं। वो उनकी गाइड बनकर शहर घुमाते हैं और महल की तरफ निकल पड़ते हैं, क्योंकि राजा ने एमिलिया के लिए एक दावत तैयार किया है। आकिरा लिया का शुक्रिया अदा करता है और के खिलाफ लड़ते वक्त उसकी जान बचाने के लिए, और उसे उसके बैरियर स्पेल के बारे में पूछता है, क्योंकि उसे वो क्रो की मैजिक जैसा लगा। ये सुनकर वो खुश होते हैं, लेकिन कहते हैं कि वो क्रो के सामने कुछ भी नहीं है। और जब उसे पता चलता है कि एमिलिया क्रो का इन्वर्जन स्पेल सीख रही है, तो वो हैरान हो जाते हैं। उसके बाद वो किंग एग्जाम से मिलता है, जो कहते हैं कि चाहे लिया अडॉप्टेड हो, लेकिन वो उसकी बेटी है, इसलिए वो उनका शुक्रिया करता है उसे बचाने के लिए। उसके पास आकिरा के लिए एक रिक्वेस्ट भी है, लेकिन आकिरा कहता है कि ये इस पर डिपेंड करेगा कि ये काम क्या है। किंग का गार्ड कैप्टन उसका एटीट्यूड पसंद नहीं करता, लेकिन किंग उसे शांत करता है और बताता है कि एक आदमी को इस दुनिया से गायब करना है, यही उसका रिक्वेस्ट है। आकिरा तुरंत मना कर देता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो ग्राम को मारना चाहता है, तो वो थोड़ा ठहर जाता है। किंग बताता है कि ग्राम पहले उनका एडवाइजर था, लेकिन उसे हटाकर गिल्ड मास्टर बना दिया गया।
गया और अब वो गुंडे लोगों का इस्तेमाल करके अपनी मर्जी चलाता है। किंग को लगता है कि वो रॉयल फैमिली का नाम खराब कर रहा है, लेकिन आकिरा को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। किंग इस मिशन के बदले उन्हें सुरक्षा देने का ऑफर करता है, लेकिन आकिरा कहता है कि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है और उसे अपने से कमजोर बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है। कैप्टन को लगता है कि वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है, लेकिन आकिरा कहता है कि वो खुद को साबित करेगा ताकि सब देख सके कि वो बेवकूफ नहीं है, और किंग डुएल के लिए राजी हो जाता है। वो बाहर चलते हैं, लेकिन आकिरा अपनी तलवारें फेंक देता है और कहता है कि वो अपने दूसरे हथियारों से लड़ेगा। किंग फाइट शुरू करता है और कैप्टन तुरंत हमला करता है, जमीन तोड़कर पत्थर उछालता है, लेकिन आकिरा उनसे बच जाता है। वो कैप्टन के अगले हमले से बचकर अपना कुनाई फेंकता है जो उसके पैर पर उलझ जाता है, लेकिन कैप्टन उसे अपनी तरफ खींच लेता है। आकिरा फिर से जंप करके दूर हो जाता है और सोचता है कि अब ये गेम खत्म करने का वक्त आ गया है। जैसे वो आगे बढ़ता है, एक ही पल में कैप्टन का हथियार तोड़ देता है और अपनी ब्लेड उसके गर्दन पर रख देता है। किंग ये देखकर हैरान हो जाता है और एमिलिया उसे कहते हैं कि दोबारा आकिरा पर सवाल न उठाए। उसके बाद आकिरा होटल में क्रो से मिलता है और वो इतना आलीशान होटल देखकर इम्प्रेस हो जाता है। एमिलिया आकिरा से कहते हैं कि बेड बहुत बड़ा है, इसलिए वो उसके साथ सोना चाहते हैं, लेकिन वो मना कर देता है। वो एक किताब पढ़ना शुरू करता है और क्रो कहता है कि आकिरा उसे एक इंसान की याद दिलाता है जिसे वो कभी जानता था। वो जादू और तलवार दोनों का मास्टर था और आकिरा हैरान हो जाता है जब उसे पता चलता है कि वो सारंग की बात कर रहा है। आकिरा कहता है कि वो सारंग का बदला लेना चाहता है, तो क्रो सोचता है कि उनके गोल्स मिलते हैं। इसका क्या मतलब? तो क्रो बताता है कि जिन गुंडों ने सारंग को मारा था वो ग्राम ने ही राजा को दिए थे। क्रो बताता है कि ग्राम के साथ हजारों बॉडीगार्ड्स है, क्योंकि उसके पास एक ऐसी दवाई है जो उनकी कॉम्बैट स्किल्स बढ़ा देती है और उन्हें पूरी तरह वफादार बना देते हैं। वो बताता है कि ग्राम डीमंस के साथ व्यापार करता है और वो लोगों को इसलिए किडनैप करता है ताकि उन्हें डीमन किंगडम भेज सके उस दवाई को बनाने का सामान लाने के लिए। अगले दिन लिया आकिरा से माफी मांगते हैं राजा के बुरे बर्ताव के लिए और उसे शहर घुमाने का ऑफर करते हैं माफी के तौर पर। आकिरा उसका ऑफर मान लेते हैं और वो खुश हो जाते हैं। वो क्रो से पूछते हैं कि क्या वो भी उनके साथ चलेगा। वो सबको शहर घुमाते हैं, लेकिन एमिलिया देखते हैं कि लिया क्रो से बात करते वक्त अलग बर्ताव कर रही है और समझ जाते हैं कि वो उसे प्यार करते हैं। एमिलिया कहते हैं कि उसे आकिरा के साथ थोड़ा अकेला वक्त चाहिए, तो वो लोग अलग हो जाते हैं। वो कहते हैं कि उसे क्रो की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बिना उसके भी डीमन किंगडम तक पहुंच सकता है और वो मानता है कि किसी को मारना गलत है। दूसरी तरफ योरो लाते के साथ है जो बताते हैं कि वो अपने फादर के पास वापस नहीं जाना चाहते, इसलिए ही रुकने का फैसला किया। वो कहते हैं कि उनके बीच बनते नहीं, क्योंकि वो उसके तरीकों से सहमत नहीं है। योरो पूछता है कि इसका क्या मतलब, लेकिन वो जवाब नहीं देते। यहाँ आकिरा एमिलिया से कहता है कि उसे ग्राम को मारना ही होगा, क्योंकि वो सारंग का बदला लेना चाहता है और एमिलिया को प्रोटेक्ट करना चाहता है। एमिलिया वादा करती है कि वो इतनी ताकतवर हो जाएगी कि कोई भी उसे लड़ने के बारे में सोचेगा भी नहीं, लेकिन आकिरा जानता है कि अगर वो क्रो की रिक्वेस्ट ठुकरा देगा तो क्रो अपने बदले की आग में धीरे धीरे खुद को ही खत्म कर लेगा। उधर सातो और उसके दोस्त एक भालू को हरा देते हैं और सोचते हैं कि कई दिनों के लिए उनके पास खाने की कमी नहीं होगी। वो कैंप लगाने का फैसला करते हैं। सातो कहता है कि जापान में आकिरा हमेशा उसे इग्नोर करता था, लेकिन आसाहिना सोचता है कि शायद वो जानबूझकर नहीं करता, क्योंकि वो बहुत कम लोगों को याद रखता है। वो जानते हैं कि आकिरा उनसे अलग है, क्योंकि उसके स्टेट्स अलग ही लेवल पर है। यहाँ आकिरा ग्राम को मारने का फैसला करता है, लेकिन सोचता है कि अगर वो ऐसा करे तो क्या एमिलिया उससे नफरत करेगी। एमिलिया कहते हैं कि वो उससे नफरत नहीं करेगी, लेकिन वो चाहते हैं कि आकिरा खुद से प्यार करना सीखे। दूसरी तरफ लाती यूरोप में एकदम बिंदास मजे कर रहे होते हैं, लेकिन योरो उसे उनके मिशन की याद दिलाता है, तो वो समझाते हैं कि वो मजे करते करते भी पूरे शहर को ऑब्जर्व कर रही है। तभी वो एक एडवेंचरर को इधर उधर घूमते हुए देखते हैं और उसे गिल्ड के ऐसे मिशंस के बारे में पूछते हैं जिसमें बहुत पैसे होते हैं, लेकिन वो आदमी कहता है कि उन्हें एक्सेप्ट मत करे, क्योंकि उनमें इलीगल काम शामिल होते हैं। वो उन क्वेस्ट के बारे में और जानना चाहते हैं, लेकिन वो कुछ भी बताने से मना कर देता है। अचानक यूरो को आकिरा से ऑर्डर्स मिलते हैं और लाते भी उनकी मदद करने के लिए मान जाते हैं, क्योंकि आकिरा ने उसके लिए बहुत कुछ किया है। वो लोग ग्राम का महल देखते हैं और यूरो कहता है कि उनका मिशन जानकारी इकट्ठा करना है, ताकि वो लोग साबित कर सके कि ग्राम कुछ गलत कर रहा है। लाती सोचती है कि ये काम रात में आसान होगा। यूरो भी इस बात से सहमत होता है, इसीलिए वो शाम तक वेट करते हैं। तब तक वो दूसरे जगह जांच करने का फैसला करते हैं और एडवेंचरर्स गिल्ड पहुंचते हैं। यूरो सोचता है कि अंदर कैसे घुसा जाए, लेकिन लाती सीधे मेन दरवाजे से अंदर चले जाते हैं। वहाँ कुछ आदमी उसे बताता है कि गिल्ड आज के लिए बंद है। वो पूछते हैं कि फिर वो क्या कर रहे हैं, तो वो बताता है कि जो लोग ग्राम के लिए काम करते हैं सिर्फ उन्हें ही यहाँ रुकने की परमिशन है। वापस आकर वो यूरो से कहते हैं कि उसने कुछ मजेदार चीज नोटिस किया है। ग्राउंड फ्लोर का सीलिंग ऊपर वाले फ्लोर से मैच नहीं करता, मतलब वहाँ कोई खुफिया जगह हो सकता है। वो उसे बिल्डिंग के अंदर भेज देते हैं और वो कुछ इंपॉर्टेंट चीज ढूंढ लेता है, जिसे वो अपने साथ ले आता है। बाद में यूरो वो डॉक्यूमेंट आकिरा को देता है। आकिरा समझ जाता है कि उसमें ग्राम के सारे गंदे कारनामों का सबूत है, लेकिन वो सोचता है कि डॉक्यूमेंट चुराना इतना आसान क्यों था। लाती भी सोचते हैं कि अगर ये इतना ही इम्पोर्टेंट है तो ग्राम इसे अपने महल के तिजोरी में रख सकता था। क्रो का मानना है कि ग्राम ने ये डॉक्यूमेंट चुराने के लिए रखा होगा। क्रो को लगता है कि रेटिस किंगडम ग्राम के साथ मिलकर उरु के खिलाफ जंग शुरू करना चाहता है। आकिरा पूछता है कि अभी रेटिस बीच में कहाँ से आ गया। क्रो बताता है कि उनका राजा अपने मरे हुए वाइफ को वापस जिंदा करना चाहता है, एक स्किल के जरिए जिसका नाम इक्विवेलेंट एक्सचेंज है। ये स्किल किसी को रिवाइव कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कई लोगों की जान की बलि देनी पड़ती है। आकिरा समझ जाता है कि किंग इस जंग में जितने भी लोग मरेंगे उन सभी को कुर्बानी के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। यूरो पूछता है कि क्रो को इतना सब कैसे पता। वो बताता है कि गिल्लिस पहले रेटिस किंगडम का नाइट था, लेकिन उसे निकाल दिया गया क्योंकि उसने राजा को एक और किंगडम के साथ लड़ाई करने से रोका था। तब आकिरा महसूस करता है कि ग्राम को
मारना ही पड़ेगा उन सभी लोगों को बचाने के लिए। इसके बाद आकिरा और योरू बुक स्टोर जाता है, लेकिन योरू देखता है कि आकिरा बहुत ज्यादा परेशान लग रहा है। आकिरा मान लेता है कि वो अपने मिशन के बारे में सोच रहा है, क्योंकि उसने कभी किसी की जान नहीं ली। योरू जानता है कि किसी को मारना इंसान का दिल बदल देता है, लेकिन कभी कभी जरूरी होता है। वो कहता है कि ग्राम को वो खुद ही मार लेगा, आकिरा को इन सब में पड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन आकिरा कहता है कि किसी और से अपना गंदा काम करवाना उसके उसूलों के खिलाफ है, इसलिए वो पहले ग्राम को ऑब्जर्व करेगा और फिर फैसला करेगा। आकिरा एमिलिया के साथ गिर जाता है। एक एडवेंचरर राहुल उन्हें वहाँ से जाने को कहता है, लेकिन वो बताते हैं कि वो ग्राम से बात करना चाहते हैं। राहुल को उसका एटीट्यूड पसंद नहीं आता और वो उसे सबक सिखाने की कोशिश करता है, लेकिन आकिरा बीच में आ जाता है। तब एक लड़की कैरिया उन्हें रोक देते हैं। वो बताते हैं कि वो गिल के लिए काम करते हैं और आकिरा को साइलेंट असैसिन के नाम से पहचानती है, जिससे राहुल हैरान हो जाता है। वो तुरंत माफी मांगता है और कहता है कि वो आकिरा का बड़ा फैन है, क्योंकि उसने उसे शहर को मॉन्स्टर से बचाते हुए देखा था। वो आकिरा से कहता है कि उसे अपना स्टूडेंट बना ले, लेकिन आकिरा कहता है कि वो ये सब नहीं करता। और तभी अचानक ग्राम वहाँ आ जाता है। वो एमिलिया से कहता है कि वो उसके साथ महल चले, लेकिन वो देख लेता है कि आकिरा गुस्से में है, इसीलिए वो उसे कहता है कि बीच में दखल ना दे। वो कहता है कि आकिरा को वहाँ अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे डीमन लॉर्ड को हराने के लिए बुलाया गया था। ग्राम सोचता है कि सारन अपने कमरे में सड़ रहा होगा, क्योंकि आकिरा अपना काम नहीं कर रहा। ग्राम खुलासा करता है कि नाइट रेवेंस को सारन को मारने का ऑर्डर उसी ने दिया था और कहता है कि सारन की मौत बहुत ही बेकार तरीके से हुई। आकिरा वादा करता है कि वो उसे ऐसी गंदी मौत देगा जिसे वो दोबारा जन्म लेने से भी डरेगा। ग्राम अपने गार्ड्स को अटैक करने का ऑर्डर देता है। आकिरा अपनी तलवारें निकालता है और अपनी इनविजिबल होने वाली स्किल का इस्तेमाल करते हुए लड़ना शुरू करता है, लेकिन गार्ड्स उसे देख पाते हैं, क्योंकि उनके पास पे सारन की तरह मिस्टिक आइस है। वो उनमें से एक को चोट पहुंचाता है, लेकिन उसे समझ आता है कि गार्ड अभी भी जिंदा है। वो एक गार्ड को पकड़कर उसे शील्ड बना लेता है, लेकिन दूसरा गार्ड उसे छेड़ देता है और आकिरा को चोट लग जाते हैं। एमिलिया अपनी ग्रेविटी मैजिक गार्ड्स पर यूज करते हैं, लेकिन वो तुरंत रिकवर हो जाता है। तब आकिरा कहता है कि उन्हें पीछे हटना होगा। वो लोग खिड़की से कूदकर एक गली में पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात लाती से होती है, जो उन्हें उड़ा कर वहाँ से ले जाते हैं। आकिरा क्रो को सब कुछ बताता है और समझाता है कि वो ग्राम के गार्ड्स को नहीं हरा सकता, क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। क्रो उसे चेतावनी देता है कि ग्राम उसे पकड़ने के लिए कुछ भी करेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक आदमी ग्राम को बताता है कि वो लोग एमिलिया को ढूंढ रहे हैं, ताकि उसे डीमंस को बेचा जा सके। ग्राम अपने गार्ड्स को मनोरंजन के लिए लड़ने पर मजबूर करता है और वो एक दूसरे को मार देते हैं, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब तक उसके पास उसके दवाई है वो उन्हें आसानी से बदल सकता है। वो जानता है कि एमिलिया को डीमंस को बेचने के बाद उसे डीमन किंगडम से वो सारे सामान मिल जाएंगे, जिसे वो अपनी दवाई को पूरी दुनिया में फैला सकता है। यहाँ आकिरा सोच रहा होता है कि उसे सच में ग्राम को खत्म करना ही होगा। तभी उसे एक ऑर्ब दिखता है और उसे याद आता है कि गिलिस ने उसे दिया था, और वो एक्टिवेट होता है और सारन की रिकॉर्डिंग दिखाई देती है, जहाँ वो आकिरा से कहता है कि जीवन का सम्मान करे, ताकि जब वो अपनी दुनिया वापस जाए तो उसके मन में कोई अफसोस ना हो। सारन उसे बदला लेने के बारे में सोचने से मना करता है और कहता है कि बदला लेना बेवकूफी है, लेकिन आकिरा रो पड़ता है, क्योंकि वो पहले ही अपना फैसला कर चुका होता है। वो क्रो से कहता है कि वो ग्राम को खत्म करेगा। एमिलिया उसे रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आकिरा किसी को मारना नहीं चाहता। योरू भी उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन आकिरा कहता है कि उसे ये काम अकेले करना होगा। वो ग्राम के महल पहुंचता है और गार्ड्स को खत्म करता है, लेकिन वहाँ उसे एक और सुपारी किलर मिलता है जो ग्राम को मारना चाहता है। वो आकिरा को साइलेंट असैसिन के रूप में पहचान लेता है, लेकिन ग्राम को मारने का मौका उसे नहीं देना चाहता, इसीलिए दोनों लड़ने लगते हैं। आकिरा उसका अटैक रोकता है, लेकिन वो आदमी अपने चाकू से हमला करता है। आकिरा उसका पैर तोड़ देता है और वो आदमी अपने ही तलवार से घायल हो जाता है। आकिरा ग्राम को सोता हुआ पाता है, पर फिर भी उसे खत्म करने में हिचकिचाता है, लेकिन अंत में अपनी तलवार निकाल कर उसका काम खत्म कर देता है। इसके बाद आकिरा अपने दोस्तों के पास लौट आता है और एमिलिया से कहता है कि वो ग्राम को मार चुका है और अब वो एक असली असैसिन है। वो महसूस करता है कि अब वो पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन एमिलिया उसे तसल्ली देती है। वो उसे गले लगाते हैं और कहते हैं कि चाहे जो भी हो वो उसे कभी नहीं छोड़ेगी। आकिरा कहता है कि शायद वो भविष्य में एक दरिंदा बन जाए, लेकिन जब तक वो उसके साथ है वो आगे बढ़ सकता है। योरू कहता है कि उसने अपनी जिंदगी आकिरा के नाम करने का फैसला कर लिया है और हमेशा उसके साथ रहेगा। लाती भी उन्हें देख रहे होते हैं और सोचते हैं कि वो एक दिन डीमन किंग से हिसाब चुकाएगी। आकिरा अपने दोस्तों के साथ निकलने की तैयारी करता है और क्रो कहता है कि वो भी उनके साथ चलेगा, क्योंकि आकिरा ने उसका काम पूरा कर दिया है। इस तरह वो लोग डीमन किंगडम की तरफ रवाना होने की तैयारी करते हैं। आकिरा सोचता है कि जो उसने किया उसके बाद शायद उसे अपनी दुनिया में वापस जाने का अधिकार नहीं है, लेकिन वो तैयार है किसी को भी हटा देने के लिए जो उसके और उसके दोस्तों के रास्ते में आएगा, ताकि वो सब वापस घर लौट सके। सो दोस्तों, इसी के साथ ये एनीमे यहीं पर खत्म हो जाते हैं और इसका कोई भी पार्ट 2 नहीं आएगा, क्योंकि सीजन 1 यहीं तक था। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, एंड चैनल पे हो तो सब्सक्राइब करके रखना, ताकि तुम ऐसे मजेदार एनिमेस मिस ना करो। और हाँ, अगर तुम्हें ऐसे इसेकाई, मैजिकल या ओवरबार टाइप के एनिमेस देखना पसंद है, देन स्क्रीन पे शो हो रहे उन वीडियोस पे क्लिक करो। एंड मैं तुम्हें मिलता हूँ एक और नए वीडियो में।